हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी 2025 के लिए सेबी और बाकी रेगुलेटर्स के सर्कुलर्स और रिपोर्ट्स, और वो भी फ्रॉम मई टू अगस्त 2025। सो इसमें यहाँ पे 4 मंथ तो कवर हो ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही इस मंथ के एंड में हम आरबीआई नाउ के सीरीज का वीडियो लाएंगे यहाँ, जिसमें सितंबर मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स और बाकी रेगुलेटर सर्कुलर्स कवर हो जाएंगे। राइट, अब यहाँ पे इस वीडियो की बात करें तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में ये देखा गया है कि आरबीआई को छोड़ के बाकी रेगुलेटर के सर्कुलर पे भी क्वेश्चन आते हैं, और मोस्टली सेबी के। और यहाँ पे इसके रिलेटेड हमने हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज अफेयर्समैन ऑफिशियल में एक यहाँ पे पोल भी रखा था कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, और यहाँ पे तीनों में अच्छे स्कोर आए हैं, दैट इज सेबी एंड अदर रेगुलेटर सर्कुलर्स। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स और यहाँ पे आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज वीडियो। सो पे तीनों वीडियोस आने वाले हैं, और सबसे पहला वीडियो हम ये निकाल रहे हैं। साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमने अगस्त मंथ तक के लिए कवर किया है, और अब सितंबर एंड में हम आरबीआई नाउ के सीरीज का वीडियो लाएंगे जहाँ पे सितंबर मंथ के सारे सर्कुलर्स कवर हो जाएंगे, और वो वीडियो देखना भी जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अदर रेगुलेटर में आईएफएससी भी आता है। सो आईएफएससी के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, और यहाँ पे उसकी एग्जाम अभी आने वाली है, और उसके लिए हमने बहुत ही कम प्राइस में कोर्स रखा है, जिससे यहाँ पे सीट्स कम रहने की वजह से आपको ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। उसमें भी आप पार्टनर 10 का कोड यूज़ कर सकते हो और 10% ऑफ ले सकते हो। और यहाँ पे इस वीडियो के पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ आपको वेबसाइट या फिर ऐप में मिलेगा, या फिर आप हमारे अफेयर्स माइंड के यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन बटन में आरबीआई मंथली करंट अफेयर्स एंड आईसीआरटी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे भी आपको इस पीडीएफ का एक्सेस मिलेगा। सो चलिए अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच एक्सचेंज हैड जॉइन हैंड्स फॉर इंडियाज फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स? इसका आंसर बताया गया एनसीडीएक्स। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाना चाहता हूँ। देखिए, वेदर फार्मर्स के लिए एक डबल ए सॉल्व होता है। अगर यहाँ पे रेनफॉल कम रहा तो यहाँ पे ड्राउट की कंडीशन आ जाती है, जहाँ पे फार्मर्स को लॉस होता है। लेकिन अगर अपोजिट हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ, तो फ्लड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें लॉस होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे वेदर ठीक रहे, ना कि ज्यादा और कम। राइट, सो उसके लिए डेरिवेटिव्स फार्मर्स का हेल्प कर सकती है टू रिड्यूस द लॉसेस। अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि किसी और चीज से डिराइव करना। सो हम यहाँ पे वेदर से वैल्यू डिराइव करने वाले हैं। सो उसके लिए आप थोड़ा एक एग्जांपल समझो। सोचो कि कोई फार्मर सोयाबीन की फार्मिंग कर रहा है। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सोयाबीन लगता है फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। राइट, और यहाँ पे जुलाई टू अगस्त में सोचो कि यहाँ पे फार्मर को रेनफॉल चाहिए फ्रॉम 300 mm टू 600 mm। अगर उससे कम हुआ या फिर ज्यादा हुआ तो फार्मर को लॉस होगा। सो इस लॉस से बचने के लिए फार्मर बाय करता है रेनफॉल बेस्ड विद डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे ये डेरिवेटिव कैसे काम करते हैं उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे फार्मर को 2 रेनफॉल बेस्ड वेदर डेरिवेटिव बाय करना पड़ता है, जिससे वो ड्रॉट और यहाँ पे फ्लड्स दोनों सिचुएशन को अवॉइड कर सकता है। देखिए, यहाँ पे दोनों कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला जाएगा कि अगर रेनफॉल इस 2 महीने में 300 mm से कम रहा तो फार्मर को लॉस होगा। सो उसके लिए फार्मर को मिलेगा 20,000 रुपीज, और उसके लिए उसे प्रीमियम भरना पड़ेगा 1,000। सब 1,000 प्रीमियम भरने के बाद वो इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकता है। साथ में यहाँ पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ये बोला जाएगा कि यहाँ पे अगर रेनफॉल 600 mm से ज्यादा रहा तो फिर यहाँ पे फार्मर को लॉस होगा। सो उसके लिए फार्मर को मिलेगा 20,000। सो इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए भी फार्मर को प्रीमियम भरना पड़ेगा 1,000 रुपीज। सो क्लियर हो गया आपको दोनों कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे इस दोनों कॉन्ट्रैक्ट के इफेक्ट क्या रहेंगे वो हम समझते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आप समझो कि यहाँ पे दोनों कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए फार्मर को तो 2,000 का प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा, उसको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। राइट, अब यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे रेनफॉल 300 mm से कम हुआ तो उससे पे फार्मर को लॉस हुआ, तो फार्मर को 20,000 रुपए मिले। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन ऐसा सोचो कि यहाँ पे रेनफॉल 300 से 600 के बीच में है। सो ऐसा हुआ तो यहाँ पे फार्मर को प्रीमियम तो पे करना पड़ता है, लेकिन उसके क्रॉप्स तो अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से उसे आगे जाके प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ऐसी कंडीशन सोचो कि अगर यहाँ पे रेनफॉल 600 mm से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे फार्मर को लॉस होगा, और यहाँ पे फार्मर को 20,000 रुपए मिलेंगे। सो क्लियर हो गया आपको कंडीशन। सो इस तरह से ये रेनफॉल बेस्ड वेदर डेरिवेटिव्स काम करते हैं। अब यहाँ पे तो मैंने आपको फार्मिंग सेक्टर के बारे में बताया, लेकिन ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में कोई भी वेदर डेरिवेटिव ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जहाँ पे अगर ज्यादा रेनफॉल रहा तो भी यहाँ पे उन्हें लॉस होता है।
उसके बाद यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर, जहाँ पे भी वेदर अच्छा नहीं रहा तो भी यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर में लॉस होता है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी सेक्टर, जैसे कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी और यहाँ पे पावर प्लांट, सो यहाँ पे इन दोनों को भी वेदर की वजह से लॉस होता है, राइट। सो ये इंडस्ट्रीज भी वेदर डेरिवेटिव खरीद सकते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए यहाँ बोला गया कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ एक एमओयू किया। और इसका एम क्या है? इसका एम है कि इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव मार्केट में लॉन्च करना। और यहाँ पे ये कैसे हेल्पफुल रहेगा? सो यहाँ पे ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो फार्मिंग या वेदर डिपेंडेंट काम करते हैं, और इससे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को मैनेज करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पे इसके कुछ फीचर देखते हैं। बड़ा इजी है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज रेनफॉल बेस्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करेगा, और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स IMD के एक्यूरेट और हाई क्वालिटी वेदर डाटा पर बेस्ड होंगे। बाकी का एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे वेदर की बात करें तो वेदर के रिलेटेड एक न्यूज थी कि ओडिशा ने एक एमओयू साइन किया था विद द स्काईमेट वेदर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और वहां पे उसकी मदद से वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम, इट इज विंड्स। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस रिवाइज सर्वेलेंस फ्रेमवर्क फॉर स्मॉल कैप फर्म्स। The revision is specifically targeted at companies with a market capitalization of how much crores? इसका आंसर बताया गया up to 1000 करोड़। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, इसके पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम बस ऐसे कंपनीज की बात कर रहे हैं जो स्मॉल कैप्स में आती है, यानी कि यहाँ पे ऐसे छोटे कंपनीज जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस में हैं। सो हम यहाँ पे ऐसे कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अंडर 1000 करोड़ है, राइट। अब देखो, जो भी स्टॉक मैनिपुलेटर्स होते हैं वो यहाँ पे छोटे कंपनी के स्टॉक के साथ इजीली खेल लेते हैं, या उसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे बहुत कम लोग उसमें ट्रेड करते हैं, इसलिए वहाँ पे लो लिक्विडिटी होती है। साथ ही यहाँ पे ट्रेड्स इसमें इतने छोटे होते हैं कि अगर यहाँ पे हमने थोड़े ही बड़े ट्रेड्स उसमें कर दिए तो भी यहाँ पे प्राइजेस बहुत जल्दी ऊपर और नीचे होते हैं। उसके साथ अगर हम उस कंपनी से कुछ रूमर्स फैलाएं तो भी यहाँ पे प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, राइट। सो यहाँ पे सोचो कि अगर कोई छोटी कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस है 20, अब यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स उस स्टॉक को अगर हर दिन बाय करते जाए तो यहाँ पे 3 महीने या उसके अंदर ही यहाँ पे उसकी प्राइस 40 हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, बस यहाँ पे स्टॉक प्राइस बढ़ जाती है। सो यहाँ पे इसी को रोकने के लिए सेबी ने ये फ्रेमवर्क निकाला। सो यहाँ पे देखो, इसमें 2 स्टेजेस की बात की है और हर स्टेजेस के लिए अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेज 1 की देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेज 1 में पहले क्या होता था कि यहाँ पे सेबी स्टॉक प्राइसेस के जो स्विंग है, यानी कि जो ऊपर नीचे हो रहा है, उसे वॉच करता था। अगर किसी कंपनी के स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं तो फिर उस कंपनी को वो सेबी वॉच करता था। अभी यहाँ पे सेबी ने एक्स्ट्रा स्टेप ये ली है कि अगर यहाँ पे स्टॉक प्राइस हर दिन यहाँ पे बढ़ती जा रही है, वो भी यहाँ पे अगले 3 महीने के लिए, तो फिर यहाँ पे सेबी उस स्टॉक पे वॉच करेगी और वो स्टॉक स्टेज 1 में आ जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई कंपनी का स्टॉक है दैट इज एक्स, और यहाँ पे उसकी कंपनी की स्टॉक 50 रुपये से 55 हो गई और यहाँ पे कुछ ही दिनों में वो 60 भी हो गई, और ये हो रहा है विद इन 90 डेज, वो भी यहाँ पे विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन, तो यहाँ पे सेबी उस कंपनी को स्टेज 1 में रखेगी और उस पर वॉच करेगी, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पीई रेशियो क्या है। देखिए, पी का फुल फॉर्म होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। इसका मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट के कंपैरिजन में स्टॉक की प्राइस कितनी एक्सपेंसिव है। सो यहाँ बोला गया है कि अगर किसी स्टॉक को स्टेज 1 से स्टेज 2 में लाना है तो फिर हमें यहाँ पे एक रीजन चाहिए कि यहाँ पे उसका प्राइस अर्निंग रेशियो प्राइस अर्निंग ऑफ द निफ्टी 500 इंडेक्स से 2x से कम ही होना चाहिए। तो उसका प्राइस अर्निंग रेशियो द प्राइस अर्निंग ऑफ द निफ्टी 500 इंडेक्स के 2x से ज़्यादा होगा तो फिर हम उसे स्टेज 2 में मूव करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल कि निफ्टी 500 का पी रेशियो है 20, सो यहाँ पे हमारे स्टेज 2 की लिमिट हो जाएगी 40। सो अगर किसी स्टॉक की प्राइस अर्निंग रेशियो 60 है तो हम उसे स्टेज 2 में मूव करेंगे, राइट। अब देखो, मैंने आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 का तो बता दिया, लेकिन इससे होगा क्या? देखिए, इसके बाद यहाँ पे सेबी उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फॉर एग्जांपल मार्जिन रिक्वायरमेंट,
यानी कि किसी इन्वेस्टर ने अगर उस कंपनी के शेयर खरीदे तो उसे यहाँ पे डिपॉजिट रखना पड़ेगा। साथ ही उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि यहाँ पे कोई कंपनी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकती है या नहीं कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ब्रांड रेस्ट्रिक्शन, यानी कि यहाँ पे किसी स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर नीचे हो सकता है उसके बारे में भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। सो पे इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे हियर इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2। सो पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे ये मैं आपको आंसर में ही बताऊंगा। सो अब आपको यहाँ पे बैकग्राउंड अच्छे समझ में आ गया तो आपको ये करंट अफेयर भी अच्छे समझ में आ जाएगा। सो चलिए देखते हैं इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए यहाँ बोला गया कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस ने एनहांस सर्वेलेंस मैकेनिज्म को रिवाइज किया और ये रिवीजन उन कंपनीज के लिए है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1000 करोड़ से कम है। अब यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस स्मॉल और माइक्रो कैप स्टॉक्स पर ज्यादा मॉनिटरिंग करना है क्योंकि ये प्राइस मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन ट्रेडिंग के लिए ज्यादा वुल्नरेबल होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब देखो इसके पहले क्या होता था और इसका बैकग्राउंड क्या है वो समझो। देखो एनहांस सर्वेलेंस मैकेनिज्म फ्रेमवर्क पहली बार अगस्त 2023 में ऐसे लिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई किया गया था जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1000 करोड़ से कम था। साथ ही ये मेजर एक्सेसिव प्राइस वोलेटिलिटी और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट आगे बताया गया कि अब सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस हर वीक लिस्टेड स्टॉक्स का रिव्यू करते हैं। साथ ही यहाँ पे रिव्यू के बाद ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे स्टॉक को लोअर सर्वेलेंस स्टेज में शिफ्ट करना है या फिर फ्रेमवर्क से निकालना है। क्लियर है? सो हर वीक यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टेज 1 में क्या क्या नए पैरामीटर लाए गए। देखिए यहाँ पे पहले तो स्टेज 1 में स्टॉक को मेनली हाई लो प्राइस वेरिएशन मैट्रिक के बेसिस पर लाया जाता था। यानी कि हम पहले देखते थे कि यहाँ पे स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे हो रही है क्या, उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पे उस पर निगरानी रखते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि स्टेज 1 में हम एक नया मैट्रिक ऐड करते हैं, दैट इज लास्ट 3 मंथ्स का सस्टेन अपवर्ड क्लोज टू क्लोज प्राइस ट्रेंड। इससे यहाँ पे कंटिन्यूस प्राइस इंक्रीज डिटेक्ट होता है जो या तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट हो सकता है या फिर प्राइस मैनिपुलेशन। सो उसके बेसिस पे हम उसे स्टेज 1 में रखेंगे। जो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली 3 महीने के लिए ग्रो हो रही है तो हम उसे स्टेज 1 में रखेंगे, राइट? यही यहाँ बताया गया। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेज 2 की बात करते हैं जहाँ पे हमने एक नया प्रॉफिट अर्निंग रेशियो फिल्टर लाया। देखिए यहाँ बोला गया कि स्टेज 2 में एक नया प्रॉफिट अर्निंग रेशियो फिल्टर ऐड हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ वही स्टॉक स्टेज 2 में लाएंगे जिनका पी रेशियो निफ्टी 500 के पी रेशियो का 2x तक है, यानी कि डबल है या फिर उससे ज्यादा है। इससे यहाँ पे और वैल्यू स्टॉक्स भी स्टिक मॉनिटरिंग में रहेंगे। सो इसका एम है कि यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन रोकना और रिटेल इन्वेस्टर्स को और हाइप या फिर और प्राइस स्टॉक से प्रोटेक्ट करना, राइट? ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या लाए गए। देखिए यहाँ बोला गया कि स्टेज 1 में स्टॉक्स के लिए 100% मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है जो T+2 दिन के लिए लागू होती है। सो एग्जाम्पल, अगर आप 5 लाख के स्टॉक बाय कर रहे हो तो आपको 5 लाख डिपॉजिट रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? साथ ही ये स्टॉक्स ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट फॉलो करता है जिसमें यहाँ पे हर बाय और सेल ऑर्डर इंडिविजुअली मैच होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे प्राइस बैंड के बारे में बताया गया कि जहाँ पे स्टेज 1 में 5% प्राइस बैंड लगता है, मतलब कि एक ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक का प्राइस सिर्फ ±5% तक मूव कर सकता है, उसके आगे वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर बताया गया कि यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी 2% प्राइस बैंड में है तो वही कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे ये प्राइस बैंड कब आता है? ये आता है स्टेज 2 में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो देखो अब हम यहाँ पे स्टेज 2 की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट, जो मैंने आपको बता दिया था। स्टेज 2 में सारे शेयर्स बिल्कुल ट्रेड फॉर ट्रेड होते हैं, मतलब जो खरीदा वही सेटल करना पड़ेगा, सेम दिन बाय और सेल अलाउड नहीं, राइट? उसके बाद यहाँ पे टाइटर प्राइस बैंड, दैट इज ±2%। या बोला गया कि प्राइस का मूवमेंट सिर्फ ±2% तक होता है, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। उसके बाद यहाँ पे मैंडेटरी 100% मार्जिन और सर्वेलेंस डिपॉजिट, जो भी मैंने आपको बताया था कि भाई बाय करते टाइम पूरा पैसा देना पड़ता है, 100% मार्जिन मैंडेटरी है, यानी कि यहाँ पे कोई लिवरेज अलाउड नहीं। उसके बाद यहाँ पे पीरियोडिक कॉल ऑप्शन और रेड्यूस ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ बताया गया कि यहाँ पे ट्रेडिंग कभी कभी पीरियोडिक कॉल ऑप्शन से होती है जिसमें ऑर्डर्स एक टाइम पर
बैच में मैच होते हैं ताकि वोलेटिलिटी कंट्रोल रहे। और पे कुछ केसेस में ट्रेडिंग सिर्फ हफ्ते में एक दिन, दैट इज मोस्टली मंडे को होती है। क्लियर हो गया आपको? यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्ट किया गया। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम स्टे ड्यूरेशन, यहाँ बोला गया कि स्टॉक को स्टेज 2 में मिनिमम 30 दिन रहना पड़ता है, उससे पहले निकाल नहीं सकते। यानी कि अगर यहाँ पे स्टेज 2 के स्टॉक को आपने खरीदा तो आपको वो शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 30 दिन तक रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? ये थे सारे रेस्ट्रिक्शंस। आगे हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं जो मैंने आपको बताया था। या पी रेशियो का मतलब है कंपनी के शेयर प्राइस का उसके अर्निंग्स पर शेयर से रिलेशन। तो इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। उसके बाद यहाँ पे बताया गया अबाउट द क्लोज टू क्लोज प्राइस ट्रेंड। ये क्या होता है? देखिए, क्लोज टू क्लोज प्राइस ट्रेंड का मतलब है कि यहाँ पे एक दिन के क्लोजिंग प्राइस से नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के क्लोजिंग प्राइस का परसेंटेज चेंज। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूसली ऊपर या नीचे जा रहा तो इसका मतलब प्राइस में कंसिस्टेंट मूवमेंट हो रहा है या फिर उसमें मैनिपुलेशन हो रहा है। क्लियर हो गया? इतना ही था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी लॉन्चेस ए हाउ मेनी डेज कैंपेन सक्षम निवेशक टू क्लेम द अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। इसका आंसर बताया गया 100 डेज। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बताया गया? देखिए, यहाँ बोला गया कि यहाँ पे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर काम करता है और इसने रिसेंटली एक नेशन वाइड 100 डे कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है सक्षम निवेशक। तो यहाँ पे इसका एम क्या है? इसका मेन एम है शेयर होल्डर्स को एम्पावर करना, वो भी अवेयरनेस प्रोग्राम से। और अब ये कैंपेन अनक्लेम्ड डिविडेंड्स पर फोकस करता है जो कंपनीज के पास पड़े हुए हैं और इसका मकसद यही है कि ये अनक्लेम इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर होने से पहले इन्वेस्टर्स तक पहुंच सके। अब यहाँ पे हम इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये पहली बार 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद ये सेक्शन 125 कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनाई गई। इसका काम क्या है? इसका काम है इन्वेस्टर की अवेयरनेस बढ़ाना और उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। और यहाँ पे इसके पहले भी उसने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए थे, एस निवेशक दीदी, ते निवेशक पंचायत और निवेशक शिविर। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, विच रेगुलेटर रिसेंटली लॉन्चेस न्यू वेबसाइट अंडर डैश कनेक्ट टू एनहांस डिजिटल एंगेजमेंट। इसका आंसर बताया गया PFRDA। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, यहाँ बोला गया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है उसने PFRDA कनेक्ट इनिशिएटिव के तहत अपनी अपग्रेडेड वेबसाइट लॉन्च की। अब यहाँ पे इसका काम क्या है? देखिए, इस इनिशिएटिव का एम है कि यहाँ पे पेंशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, यहाँ ताकि इंफॉर्मेशन आसानी से सबके लिए अवेलेबल हो। साथ ही ये सर्विस डिलीवरी को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है और इससे सभी स्टेक होल्डर्स जैसे सीनियर सिटीजन्स और रूरल यूजर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। उसके बाद कौन कौन से यूजर्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगा? देखिए, ये अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म उन पेंशनर्स के लिए बनाया है जो यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स में रजिस्टर है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम या फिर यहाँ पे अटल पेंशन योजना। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे PFRDA की बात करें तो रिसेंटली PFRDA के बारे में एक न्यूज थी कि यहाँ पे शिवा सुब्रमण्यम रमन बने हैं न्यू PFRDA चेयरपर्सन फॉर 5 ईयर टर्म। क्लियर हो गया? सो इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, विच म्यूचुअल फंड गेट सेबी अप्रूवल टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। इसका आंसर बताया गया क्वांट म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है क्या। देखिए, यहाँ पे पहले बस 2 तरह के एसेट क्लास थे। एक तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो था सेफ, लेकिन यहाँ पे इसमें थोड़े कम रिटर्न मिलते थे और ये स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर के लिए थे, जहाँ पे आपका पैसा एक पूल में कलेक्ट किया जाता था और उसके थ्रू इक्विटीज या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता था। लेकिन एक यहाँ पे दूसरा एसेट क्लास था, इट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये बेसिकली किसी वेल्दी इंडिविजुअल्स के पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करता था, जहाँ पे ये हाई रिस्क लेता था जिसके थ्रू हाई रिटर्न भी मिलते थे। राइट? सो पहले ये 2 ही एसेट क्लास थे, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली सेबी ने एक नया एसेट क्लास निकाला, दैट इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये यहाँ पे इन दोनों एसेट का बीच का रास्ता है। सो जहाँ बेसिकली म्यूचुअल फंड से थोड़ा हाई रिस्क ले जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लिया जाता जितना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में लिया जाता है। क्लियर हो गया आपको? सो यहाँ पे हम इस करंट अफेयर में इसी एसेट क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे इसमें क्या बोला गया?
देखिए यहाँ बोला गया कि कौन म्यूचुअल फंड को सेबी से इंडिया का पहला स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च करने की अप्रूवल मिली है। अब यहाँ पे ये फंड कौन सा है? इस फंड का नाम है QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे इस अप्रूवल के साथ क्वांट इंडिया का पहला एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गया है जो नए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी में लॉन्च करेगा। अब यहाँ पे जो नया फंड निकाला गया है उसके फीचर्स क्या है? देखिए बोला गया है कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स का पर्पस म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच का गैप फिल करना है। साथ ही ये फंड्स फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जैसे कि लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी, सेक्टर रोटेशन, लीवरेज और डेरिवेटिव्स का यूज। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स क्या है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रूल्स बनाए गए। सो देखो यहाँ बोला गया कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ₹10 लाख पर इन्वेस्टर होती है। लेकिन अगर आगे जाके ये थ्रेशोल्ड अमाउंट नहीं हो पाई तो बोला गया कि अगर इन्वेस्ट का होल्डिंग इस थ्रेशोल्ड से कम हो जाता है तो उनके सारे स्ट्रेटेजीज में यूनिट्स डेबिट ट्रांजैक्शंस के लिए फ्रीज हो जाते हैं। साथ ही आगे बताया गया कि इन्वेस्टर को 30 दिन का टाइम दिया जाता है अपने होल्डिंग्स को थ्रेशोल्ड तक वापस लाने के लिए। अगर यहाँ पे 30 दिन में नहीं हुआ तो अगर 30 दिन में कंप्लायंस नहीं होता है तो फिर यूनिट्स उस फंड के नेट एसेट वैल्यूज पर ऑटोमेटिकली रिडीम होकर उनके अकाउंट में चले जाते हैं। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, सेबी proposes single window gateway Swagat FI for trusted foreign investors. Under Swagat FI, the periodicity for continuance of registration and KYC review is proposed to be increased to how many years? इसका आंसर बताया गया 10 years। अब देखो यहाँ पे इस करंट अफेयर को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन सोचिए कि आप एक फॉरेन इन्वेस्टर है और आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आपको यहाँ पे डजन ऑफ फॉर्म्स यानी कि 12 से 14 फॉर्म्स आपको यहाँ पे भरने पड़ते हैं और यहाँ पे उसके बाद ही आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। सब सोचो कि आप तो यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन फिर भी आपको इतना रिगरस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो कम करने के लिए हमने एक यहाँ पे नया प्लेटफॉर्म निकाला, डेट इज स्वागत FI। वो एक तरह का 1 क्लिक चेकआउट है। एक बार आप वो एक ही फॉर्म भर दो या फिर उसमें के इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करो और वो भरने के बाद आपको कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इससे यहाँ पे ऑब्वियस बात यह है कि यहाँ पे इंडिया फॉरेन मनी के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में ज्यादा आएंगे। ये एक यहाँ पे बड़ा डेवलपमेंट है और उसके बारे में मैं आपको इस करंट अफेयर में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे सेबी ने एक नया गेटवे प्रपोज किया है जिसका नाम है स्वागत FI। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब देखो नाम से आपको समझ रहा है कि इसमें क्या बोला गया। देखिए इसका मकसद है कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंगल विंडो और सिंपल एंट्री प्रोसेस बनाया जाए। साथ ही आपको याद रखना है कि ये सिस्टम उन इन्वेस्टर्स के लिए होगा जो लो रिस्क कैटेगरी के हैं। ऑब्वियसली जो हाई रिस्क पे होंगे उन पे हमें नजर रखनी पड़ती है। उन्हें हम ये कंसेशन नहीं दे सकते। लेकिन अभी यहाँ पे इस स्टेप से क्या होगा, देखिए इससे रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, उसके बाद यहाँ पे कंप्लायंस सिंपल होगा और इंडिया एक और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लो रिस्क इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसमें टारगेट इन्वेस्टर्स कौन से हैं? देखिए इसके टारगेट इन्वेस्टर्स होंगे गवर्नमेंट ओन फंड्स, देन सेंट्रल बैंक्स, देन सोवरेन वेल्थ फंड्स, उसका मल्टीलैटरल एंटिटीज और यहाँ पे हाईली रेगुलेटेड पब्लिक रिटेल फंड्स। ये सारे लो रिस्क इन्वेस्टर्स है और यहाँ पे ये लोग आज के टाइम में FPIs के 70% से ज्यादा एसेट्स होल्ड करते हैं। यहाँ पे ये नया प्लेटफॉर्म बहुत लोगों को फायदा देगा। अब यहाँ पे इस इनिशिएटिव के अंदर यहाँ पे क्या क्या रिलैक्सेशन दिए जाएंगे? देखिए सबसे पहला है सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन जिसमें यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और यहाँ पे फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स दोनों को एक ही प्रोसेस से रजिस्टर किया जा सकेगा। अब यहाँ पे वेंचर कैपिटल मतलब क्या? जो यहाँ पे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड है कि यहाँ पे KYC रिव्यू के बारे में। देखो यहाँ पे अभी क्या होता है, अभी यहाँ पे FPIs को हर 3 साल में KYC रिव्यू करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स को भी हर 5 साल में रिव्यू करना पड़ता है। लेकिन स्वागत FI आने के बाद ये पीरियोडिसिटी 10 साल तक बढ़ाई जाएगी, यानी कि 10 साल तक आपको KYC रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे और एक रिलैक्सेशन क्या दिया गया, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है यहाँ पे NRI, OCI और रेसिडेंट इंडियंस की पार्टिसिपेशन। देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था कि अभी तक
इनका कंट्रीब्यूशन एक एफपीआई फंड में मैक्सिमम 50% तक ही अलाउड था। लेकिन अभी सेबी प्रपोज करी है कि स्वागत एफआई के अंदर जो फंड्स होंगे उसके लिए ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिया जाए। और देन यहाँ पे फोर्थ रिलैक्सेशन है ऑफ द सिंगल डीमैट अकाउंट फैसिलिटी। देखिए स्वागत एफआई इन्वेस्टर्स एक ही डीमैट अकाउंट यूज कर सकते हैं और वहां पे वो अपने सारे सिक्योरिटीज रख सकते हैं, चाहे वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो या फिर वो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर हो। लेकिन यहाँ पे क्या ये रूल मैंडेटरी है? बिल्कुल नहीं, ये फैसिलिटी ऑप्शनल है, यानी कि इन्वेस्टर अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। अब देखो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि हमारे पास एफपीआई कितने हैं उसके बारे में डाटा देखते हैं। देखिए 30 जून 2025 तक इंडिया में टोटल 11,913 एफपीआई रजिस्टर है और इन्होंने मिलकर ₹81 ट्रिलियन के एसेट्स होल्ड किए हुए हैं। अब यहाँ पे ये नंबर कितना बड़ा है तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले क्या था। इसके पहले मार्च 2022 में ये एसेट्स ₹51 ट्रिलियन थे, यानी कि 3 साल में 30 ट्रिलियन की ग्रोथ हुई है। राइट, क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, Which regulator along with Andhra Pradesh Gramin Bank and Aqua Exchange Aggregate Private Limited signed a memorandum of understanding to launch the collateral-free shrimp farming loans? इसका आंसर बड़ा ऑब्वियस है, डेट इज नाबार्ड। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए यहाँ बोला गया कि नाबार्ड, उसके बाद आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक और एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एक एमयू साइन किया। अब यहाँ पे इस एमयू का एम क्या है? देखिए इस एमयू का पर्पस है कि यहाँ पे एक पायलट इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड लोन मॉडल लॉन्च करना, जो यहाँ पे स्पेशली श्रिम्प फार्मर्स के लिए डिजाइन किया गया। अब यहाँ पे श्रिम्प फार्मर्स के लिए क्यों? देखिए श्रिम्प फार्मर्स को यहाँ पे बैंक से लोन नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ पे इनफॉर्मल लेंडिंग की तरफ भागते हैं। सो यहाँ पे इस इनिशिएटिव से क्या होगा? सो इस इनिशिएटिव का एम है कि यहाँ पे श्रिम्प फार्मर्स को फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में लाना और उन्हें लो इंटरेस्ट कोलैटरल फ्री क्रॉप लोन्स देना। साथ ही इससे फार्मर्स की डिपेंडेंसी इनफॉर्मल लेंडिंग सोर्सेस पर कम होगी और यहाँ पे सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाएगा। अब देखो इसमें हमारा लोन डिसबर्समेंट टारगेट भी है, जहाँ बोला गया है कि टोटल ₹25 करोड़ के कोलैटरल फ्री लोन्स 3 से 6 महीने में लगभग 100 श्रिम्प फार्मर्स को दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे पायलट फेज में शुरुआत के लिए ₹1.25 करोड़ 5 फार्मर्स को सैंक्शन किया जाएगा और यहाँ पे ये टारगेट्स आगे बढ़ाए जाएंगे, जहाँ बोला गया है कि 2025-26 के लिए ₹100 करोड़ लोन्स डिस्पर्स करने का टारगेट है। साथ ही यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में इस प्रोग्राम को एक्सपांड करके ₹250 करोड़ लोन्स डिस्पर्स करने का प्लान है। उसके बाद यहाँ पे इसके लिए एक स्कोर भी रखा जाएगा, डेट इज फार्म रेटिंग स्कोर, जहाँ बोला गया है कि फार्म रेटिंग स्कोर डेवलप किया जाएगा जो यहाँ पे श्रिम्प फार्मर्स की क्रेडिट वर्दीनेस असेस करेगा, जिससे यहाँ पे उन्हें लोन मिल सके। साथ ही यहाँ पे ये फार्म रेटिंग स्कोर फॉर्मल फाइनेंस सेक्टर के लिए बेंचमार्क का काम करेगा अंडर यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ऑफ आरबीआई। उसी के साथ यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेट की जाएंगी, जहाँ बोला गया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस फार्म्स पर डिप्लॉयड किए जाएंगे, जिससे यहाँ पे वाटर क्वालिटी, फीड यूसेज और यहाँ पे डिसीज कंट्रोल का रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा। साथ ही ये टेक्नोलॉजी फार्म प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगी, रिस्क मैनेज करेगी और यहाँ पे एक्वाकल्चर मैनेजमेंट को बेटर बनाएगी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे नाबार्ड की बात करें तो रिसेंटली नाबार्ड न्यूज में था, क्योंकि नाबार्ड ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर के साथ यहाँ पे एक ट्रेनिंग लॉन्च की थी फॉर द चिली टर्मरिक फार्मर्स ऑन पोस्ट हार्वेस्टिंग, और वो की गई थी इन आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश टॉप प्रोड्यूसर है ऑफ बोथ टर्मरिक एंड चिली इन इंडिया। उसके बाद नाबार्ड ने कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किए थे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला था रूरल टेक कोलैब, जो है कि यहाँ पे ओपन डिजिटल इनोवेशन प्लेटफॉर्म है रूरल सेंट्रिक टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यहाँ पे टेक डेवलपर्स को मदद की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे और एक इंस्टीट्यूट था, दैट इज निवारण। निवारण एक तरह का डेडिकेटेड इंटरनल ग्रीवेंस इंडस्ट्री सिस्टम था, जो यहाँ पे स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था फॉर रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट अगर नाबार्ड की बात करें तो रिसेंटली उसने एक नया सब ऑफिस ओपन किया है इन ले, विच इज इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। उसके बाद यहाँ पे नाबार्ड ने एक रेडियो जिंगल लॉन्च किया है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहाँ बोला गया है कि ये टारगेट करेगा टू द रूरल एंड सेमी अर्बन लिसनर्स, और जहाँ पे ये कैंपेन रन होगा थ्रू ऑल इंडिया रेडियो एंड कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क्स, जिसमें सेविंग्स, क्रेडिट और इंश्योरेंस के अवेयरनेस मैसेजेस दिए जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे और एक इनिशिएटिव है दैट इज ग्रेजुएटेड रूरल इनकम जनरेशन प्रोग्राम, दैट इज ग्रिप, और ये एक लाइवलीहुड इंटरवेंशन प्रोग्राम है जो रहेगी फॉर द अल्ट्रा पुअर रूरल हाउस होल्ड्स। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया EPFO hikes ex gratia amount to how much lakhs under debt relief fund from April 1st 2025? इसका आंसर बताया गया 15 lakhs। अब देखो एक्स ग्रेशिया अमाउंट होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय मर जाता है तो उसके फैमिली या फिर नॉमिनी को वो अमाउंट मिलती है। सो उसके बारे में इस करंट अफेयर में क्या बोला गया वो देखते हैं। देखिए यहाँ बताया गया कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने डेट रिलीफ फंड में एक इम्पोर्टेंट अपडेट अनाउंस किया, जहाँ बोला गया कि EPFO ने सेंट्रल बोर्ड एम्प्लॉयज के लिए एक्स ग्रेशिया बेनिफिट रिवाइज किया है। अब यहाँ पे एक्स ग्रेशिया बेनिफिट रुपीज 8.80 लाख से बढ़ाकर रुपीज 15 लाख कर दिया गया, यानी कि यह बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। उसके साथ यहाँ पे और एक प्रोविजन डाला गया है। यह बोला है कि EPFO ने एक ऑटोमेटिक एनुअल इंक्रीज सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे बोला गया कि अप्रैल 1 2026 से हर साल एक्स ग्रेशिया अमाउंट 5% से इंक्रीज होगा, और ये एनुअल इंक्रीज इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ पेस मेंटेन करने के लिए रखा गया। क्लियर हो गया आपको? इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूसेस वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम UPS to NPS। एज पर द गाइडलाइंस the switch facility may be exercised by UPS optees at any time within how many year or years before the date of superannuation। इसका आंसर बताया गया 1 year before the date of superannuation। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए UPS अभी रिसेंटली आया है, डेट इज जहाँ पे इसमें बोला गया था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अप्रैल 2025 के बाद रिक्रूट होते हैं तो उनके पास डायरेक्टली ऑप्शन होता है कि उन्हें UPS को लेना है या फिर NPS को लेना है। और अब एक बार आपने UPS ले लिया या फिर NPS ले लिया तो फिर आप स्विच नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सोचो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन किए हैं इन 2010। अब यहाँ पे जब उसने ज्वाइन किया था तब तो UPS था ही नहीं, तो उसने NPS में ज्वाइन किया है। सो उसके बाद जब अप्रैल 2025 में UPS की नई स्कीम आई थी तब उसने गारंटेड इनकम के लिए UPS में ऑप्ट किया। लेकिन यहाँ पे आगे जाके उसे पता चला कि यहाँ पे NPS उससे ज्यादा रिटर्न दे सकता है अगर उसने अच्छे से इन्वेस्ट किया तो। सो फिर वो एम्प्लॉय अभी सोचता है कि मैं अभी वापस से NPS शिफ्ट होना चाहता हूँ। सो गवर्नमेंट ऐसे एम्प्लॉयज के लिए जिनके पास पहले तो NPS था ही लेकिन उन्होंने UPS में स्विच किया, लेकिन अभी उन्हें वापस से NPS में स्विच करना है तो उन्हें वन टाइम स्विच फैसिलिटी दी है, यानी कि एक बार अभी आप UPS से वापस NPS ले सकते हो। लेकिन आपने अगर NPS से वापस स्विच किया तो फिर वापस से आप UPS में रिटर्न नहीं हो सकते। सो क्लियर हो गया? सो यही बताया गया इस करंट अफेयर में। तो चलिए देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए यहाँ बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। साथ ही इस फैसिलिटी में एम्प्लॉयज UPS से NPS में स्विच कर सकते हैं और यहाँ पे स्विच करने का ऑप्शन 30 सितंबर 2025 तक ओपन रहेगा। अब यहाँ पे हम स्विच फैसिलिटी के बारे में देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि स्विच फैसिलिटी UPS वाले एम्प्लॉयज को सुपर एनुएशन के 1 साल पहले कभी भी यूज करने का ऑप्शन देगी। और जो यहाँ पे वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हैं उनका क्या? सो देखिए वॉलंटियर रिटायरमेंट के केस में ये फैसिलिटी रिटायरमेंट डेट से 3 महीने पहले यूज की जा सकती है। अब यहाँ पे आपको समझ गया कि ये स्विच फैसिलिटी कब यूज की जा सकती है। अब देखो कि यहाँ पे स्विच फैसिलिटी कब यूज नहीं की जा सकती है। सो देखो अगर किसी एम्प्लॉय को रिमूवल, डिसमिसल या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट पेनाल्टी के तौर पर मिला है तो वो स्विच फैसिलिटी यूज नहीं कर सकता। साथ ही जो एम्प्लॉयज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फेस कर रहा है और यहाँ पे उनके खिलाफ प्रोसीडिंग सोची जा रही है उन्हें भी स्विच का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है यहाँ पे अगर एम्प्लॉय स्विच कर लेता है तो उसको UPS के बेनिफिट्स जैसे कि यहाँ पे अश्योर्ड पेंशन पे आउट परमानेंटली छोड़ने पड़ेंगे। साथ ही यहाँ पे NPS चूज करने के बाद वापस UPS में जाना अलाउड नहीं है और यहाँ पे स्विच करने के बाद यहाँ PFRDA एग्जिट एंड विड्रॉ रेगुलेशन 2015 अप्लाई होंगे। साथ ही यह बताया गया कि गवर्नमेंट का 4% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन NPS कॉर्पस में एग्जिट के टाइम ऐड होगा। अब यहाँ पे ये क्यों?
देखिए यहाँ पे यूपीएस में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है 10% और यहाँ पे एनपीएस में होता है 14%। सो ये जो डिफरेंस है वो एग्जिट के टाइम में ऐड होगा। साथ ही यहाँ पे ये 4% डिफरेंशियल एनपीएस के डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब हम लास्ट में एनपीएस और यूपीएस के बारे में देखते हैं। देखिए हम इसे टेबल फॉर्मेट पढ़ेंगे जिससे यहाँ पे कंपैरिजन से हमें इजीली एनपीएस और यूपीएस की इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। देखिए अगर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फिर एनपीएस में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। लेकिन यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो उसमें 18.5% ऑफ बेसिक पे होता है, लेकिन उसमें से 8.5% पूल कॉर्पस को बजाता है। सो बेसिकली जो एड ऑन होता है वो होता है 10%। सो इसमें जो डिफरेंस होता है 4%, उसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सेम होता है, दैट इज 10% ऑफ बेसिक पे। लेकिन यहाँ पे पेंशन गारंटी की बात करें तो यहाँ पे एनपीएस में पेंशन गारंटी नहीं है। मार्केट लिंक जो रिटर्न मिलेगा उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन यूपीएस में आपको अश्योर्ड पेंशन मिलता है। अगर आपने 25 साल या फिर उससे ज़्यादा साल के लिए नौकरी की है तो फिर लास्ट 12 मंथ्स का जो भी एवरेज बेसिक पे है उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने 25 साल से कम किया है और 10 साल से ज़्यादा किया है तो मिनिमम आपको 10,000 का पेंशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टाइप की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि एनपीएस में मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे यूपीएस में आपको अश्योर्ड पेंशन मिलता है। उसके बाद इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की बात करें तो एनपीएस में वो अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरा रिटर्न मार्केट पे डिपेंड रहता है। लेकिन यूपीएस में डीएनएस रिलीफ आपको मिलता है जिसकी मदद से आपको इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फैमिली पेंशन की बात करें तो यहाँ पे डिपेंडेंट्स को लमसन अमाउंट मिलता है या फिर एन्युटी मिलती है एज पर सब्सक्राइबर चॉइस, जो भी यहाँ पे सब्सक्राइबर बोले। लेकिन यहाँ पे यूपीएस में 60% पेंशनर का पेंशन एलिजिबल फैमिली मेंबर को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लमसम विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पे लास्ट में लमसम विड्रॉल ही मिलता है जिसमें से 60% तो टैक्स फ्री रहता है, लेकिन यहाँ पे 40% आपको एन्युटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है जिसकी मदद से आपको मंथली पेंशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे यूपीएस में मंथली पेंशन तो मिलता है, लेकिन उसके बावजूद आपको ग्रेजुएटी के साथ हर 6 मंथ की सर्विस में 1/10 मंथली सैलरी ऐड होती रहती है और वो आपको लास्ट में मिलता है। उसके बाद यहाँ पे इसके टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एनपीएस और यूपीएस में दोनों में आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनको यहाँ पे पोस्ट जनवरी 1, 2004 के बाद मिले हैं उनके लिए एनपीएस मैंडेटरी था। और यहाँ पे यूपीएस की बात करें तो यहाँ पे एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए यूपीएस ऑप्शनल था। और यहाँ पे जो भी अप्रैल 1, 2025 के बाद ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए यूपीएस और एनपीएस का ऑप्शन मिलेगा, और अगर उन्होंने यूपीएस चूज किया तो वो यूपीएस ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे मार्केट डिपेंडेंसी वजह से एनपीएस में हाई रिस्क है, लेकिन यूपीएस में लो रिस्क है क्योंकि यहाँ पे गारंटीड पेंशन मिलेगा। उसका ग्रेजुएटी की बात करें तो फिर यहाँ पे एनपीएस में गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, लेकिन यूपीएस में आपको अवेलेबल रहे क्योंकि यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए निकाला गया है। सो क्लियर हो गया आपको दोनों स्कीम, इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया The SEBI unveiled VCF settlement scheme 2025 for VCF liquidation. The base settlement amount for a delay of up to 1 year in winding up the scheme is how much? इसका आंसर बताया गया 1 लाख। अब देखो इस करंट अफेयर को समझने से पहले आप थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझो कि यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं। देखिए ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट करते हैं और वो यहाँ पे स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आगे जाके जब बिजनेस ग्रो होते हैं तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और यहाँ बताया गया कि ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उन्हें यहाँ पे सेबी रेगुलेट करता था अंडर द स्पेशल रूल्स दैट इज VCF रेगुलेशन 1996। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे 2012 के बाद ये रूल्स चेंज हो गए। अब यहाँ पे 2012 के बाद क्या हुआ, देखिए मई 2012 के बाद सेबी ने डिसाइड किया है कि VCF रूल्स को हम चेंज करेंगे विद AIF रूल्स दैट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। साथ ही यहाँ पे जो ये नए रूल्स है उसमें सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट फंड्स को एक ही सिस्टम में लाया गया दैट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी, देन रियल एस्टेट, देन हेज फंड्स, देन वेंचर फंड्स, इन सबको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में लाया गया।
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी ये नया सिस्टम है वहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स को नए एएफ के रूल्स फॉलो करने होंगे, और यहाँ पे जो भी पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट दिया था इन ओल्ड सिस्टम वो उन्हें यहाँ पे धीरे धीरे वाइंड अप करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे वाइंड अप का मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे तभी के तभी पैसे निकाल लो, लेकिन यहाँ पे जब तक उस फंड की लाइफ थी जो यहाँ पे 8 से 10 साल होती है तब तक वो फंड चलते रहेगा और उसके बाद आपको वाइंड अप करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे सोचो कि ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है और यहाँ पे इसने एक स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया और यह बताया गया कि ये इन्वेस्टेड अमाउंट 8 से 10 साल के लिए रहेगा। इसका मतलब इस फंड की लाइफ रहेगी 8 से 10 साल। अब देखो यहाँ पे 8 से 10 साल होने के बाद भी यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को इस स्टार्टअप से शेयर्स को बेचने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को जो पे बिजनेस से शेयर्स को सेल करना है उस बिजनेस ने उतना ग्रोथ अचीव नहीं किया जो यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को एक्सपेक्टेड था। साथ ही यहाँ पे बताया गया कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को इस बिजनेसेस में कुछ मार्केट कंडीशन ही अच्छे नहीं दिखे हैं जिससे यहाँ पे इस बिजनेस के शेयर को बाय करने के लिए कोई बायर्स ही नहीं है, राइट। सो इस तरह के अलग अलग रीजन की वजह से वीसीएफ यहाँ पे फंड को वाइंड अप नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे सेबी ये नहीं होने देगा, राइट। तो उसके बाद सेबी ने क्या किया, सेबी ने यहाँ पे वीसीएफ को पेनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वीसीएफ्स में देखा गया कि वो पेनाल्टी पे करने के लिए रेडी नहीं है और यहाँ पे उन्हें पेनाल्टी पे करना हार्ड होता है। सो यहाँ पे इसलिए सेबी ने एक नया वेंचर कैपिटल सेटलमेंट स्कीम निकाली और यहाँ पे उसी सेटलमेंट स्कीम के बारे में हम इस करंट अफेयर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए यहाँ बताया गया कि सेबी ने वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम 2025 लॉन्च किया। साथ ही ये स्कीम उन वेंचर कैपिटल फंड के लिए है जिन्होंने वाइंडिंग अप रूल्स वायलेट किए हैं आफ्टर माइग्रेशन टू एएफ रेगुलेशंस। अब यहाँ पे इसका पहले आप बैकग्राउंड समझ लो। देखिए बैकग्राउंड में ये बताया गया कि सेबी ने मई 2012 में वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशंस को रिपील करके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए थे, पर यहाँ पे कुछ वेंचर कैपिटल फंड अपने इन्वेस्टमेंट्स को फंड टेन्योर के अंदर लिक्विडेट नहीं कर पाए। देन आगे बताया गया कि अब सेबी ने इन वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को स्कीम्स वाइंड अप करने के लिए जुलाई 19, 2025 तक का टाइम दिया था। साथ ही अगर वो ये नए स्कीम के बेनिफिट नहीं लेते हैं तो फिर यहाँ पे सेबी एनफोर्समेंट एक्शन ले सकता है। अब यहाँ पे ये जो वीसीएफ सेटलमेंट स्कीम है उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए कौन कौन से वीसीएफ एलिजिबल है। सो यहाँ बोला गया कि वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम 2025 उन वीसीएफ्स के लिए ओपन है जिनकी एटलीस्ट एक स्कीम का टेन्योर एक्सपायर हो चुका है पर अब तक वाइंड अप नहीं हुई। साथ ही यहाँ पे ये स्कीम सिर्फ उन्हीं वेंचर कैपिटल फंड पर लागू होती है जो ऑलरेडी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एएफ रेगुलेशन में माइग्रेट हो चुके हैं। इसका मतलब जो अब तक एएफ रूल्स में माइग्रेट नहीं हुए उनके लिए स्कीम नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेटलमेंट एप्लीकेशन के बारे में क्या बोला गया। यहाँ बताया गया कि इंटरेस्टेड एंटिटीज को वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम के अंडर सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। साथ ही यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ 25,000 का नॉन रिफंडेबल फी देना होगा और यहाँ पे इस फी पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सेटलमेंट के टर्म्स क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ बोला गया कि अगर वाइंड अप डिले सिर्फ 1 साल तक का है तो फिर ₹1 लाख का बेस सेटलमेंट अमाउंट लगेगा, लेकिन यहाँ पे हर एडिशनल ईयर के डिले के लिए एक्स्ट्रा ₹50,000 पे करना होगा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या। देखो सोचो कि अगर किसी वीसीएफ को कोई फंड 2020 तक वाइंड अप करना था लेकिन यहाँ पे 2025 तक वो अब तक क्लोज नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे डिले हुआ है 5 साल का। सो यहाँ पे इस सेटलमेंट के हिसाब से 1 साल के लिए यहाँ पे 1 लाख देना होगा और यहाँ पे बचे हुए 4 साल के लिए हर साल का 50,000 यानी कि 2 लाख देना होगा। इसका मतलब टोटल सेटलमेंट अमाउंट रहेगी 3 लाख। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इतना ही नहीं, आगे यहाँ पे और बताया गया कि अगर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस अब तक लिक्विडेट नहीं हुआ है तो स्लैब वाइज सेटलमेंट अमाउंट भी पे करना होगा। ये जो यहाँ पे स्लैब वाइज अमाउंट है वो यहाँ पे 1 लाख से 6 लाख तक का होगा। अब यहाँ पे इसे भी समझ लो। सोचो यहाँ पे 2 फंड है, एक यहाँ पे फंड ए और फंड बी। अब यहाँ पे फंड ए में 5 करोड़ अब तक रह गए हैं वाइंड अप करने के लिए, लेकिन यहाँ पे फंड बी में 100 करोड़ रह गए हैं वाइंड अप करने के लिए। सो इस स्कीम के हिसाब से 5 करोड़ के फंड के लिए 1 लाख का पेनल्टी लगेगा
और 100 करोड़ के फंड के लिए 6 लाख तक का पेनल्टी लगेगा। ये हमने बस एक एग्जांपल बताया है, एग्जैक्टली कितने अमाउंट के लिए कितना पेनल्टी लगेगा ये अब तक सेबी ने नहीं बताया। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ की कंडीशन के बारे में बताया गया। यहाँ बोला गया कि वेंचर कैपिटल फंड को एप्लीकेशन फाइल करने से पहले एआईएफ रेगुलेशन में कंप्लीट माइग्रेशन करना जरूरी है। साथ ही यहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट और सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर या फिर स्पॉन्सर को ही बेयर करना होगा। इसका मतलब आगे बताया गया कि यहाँ पे ये जो खर्चे है वह पे स्कीम या फिर इन्वेस्टर से रिकवर नहीं किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे एलिजिबल एंटिटीज जुलाई 19, 2025 से जुलाई 19, 2026 के बीच स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पे सेबी फ्यूचर में सेटलमेंट एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट को चेंज भी कर सकता है। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, IRDAI पैनल recommends ban on mergers between insurers and non-insurers. Who was the chairman of the IRDAI पैनल? इसका आंसर बताया गया दिनेश कुमार खर्रा। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया ये समझने से पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। देखिए यहाँ पे सोचो कि एक पॉलिसी होल्डर है जो यहाँ पे LIC को प्रीमियम पे कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे LIC को वो यहाँ पे मंथली या फिर एनुअली प्रीमियम जो पे करता है वो यहाँ पे एक फंड में कलेक्ट होता है विच विल बी कॉल्ड एज द टोटल प्रीमियम पेड बाय ऑल कस्टमर्स। सब सोचो कि ये फंड है। अब देखो जब भी पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो फिर यहाँ पे इसी कॉर्पस से ये फंड यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को मिलता है और यहाँ पे उसकी मदद से वो हॉस्पिटल के चार्जेस भर सकता है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी उसके फैमिली को भी इसी कॉर्पस से फंड मिलता है, राइट। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये जो फंड की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो यहाँ पे अगला सिनेरियो लो। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे LIC एक इंश्योरर है, यानी कि वो इंश्योरेंस कंपनी है। और यहाँ पे सोचो कि एक AK रियल एस्टेट कंपनी है जो कि एक नॉन इंश्योरर है। सो सोचो कि आगे जाके इन दोनों का मर्जर हो जाता है। अब यहाँ पे मर्जर किनका हुआ? मर्जर हुआ एक इंश्योरर का यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का और एक यहाँ पे नॉन इंश्योरर का यानी कि नॉन इंश्योरेंस कंपनी का, राइट। अब यहाँ पे सोचो कि आगे जाके एक रियल एस्टेट कंपनी ने एक यहाँ पे लैविश रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया जो है इन नोएडा। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में उसे यहाँ पे करोड़ों पैसा लग गया है। लेकिन सोचो कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर यहाँ पे एक रियल एस्टेट यहाँ पे बैंक्रप्सी में आ जाएगी या फिर यहाँ पे बंद होने लग जाएगी। सो तब यहाँ पे LIC को ना चाहते हुए भी अपने कॉर्पस से यहाँ पे कुछ पैसा रियल एस्टेट फर्म को देना पड़ता है जिससे यहाँ पे उसका लॉस पूरा हो सके या फिर वो अपना ऑपरेशन खुद से स्टार्ट कर सके। अब यहाँ पे सोचो कि जो कॉर्पस पॉलिसी होल्डर्स ने अपने लिए रखा था वो कॉर्पस यहाँ पे LIC ने रियल एस्टेट फर्म को दे दिया। सो क्या ये पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को हमने करता है? बिल्कुल करता है। सो इसका मतलब इंश्योरर और नॉन इंश्योरर का मर्जर नहीं होना चाहिए। सो इसी तरह का रिकमेंडेशन यहाँ पे कमिटी ने दिया। सो अब देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए यहाँ बोला गया कि IRDAI के कमिटी ने ये रिकमेंड किया है कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज और नॉन इंश्योरेंस कंपनीज के बीच मर्जर्स अलाउ नहीं होने चाहिए। अब इसका रीजन ये भी बताया गया कि वे पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर की स्टेबिलिटी बनाए रखना। और इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर कुमार खर्रा। नेक्स्ट हम यहाँ पे इस कमेटी का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। यहाँ बोला गया कि फरवरी 2025 में IRDAI ने ये 7 मेंबर कमेटी बनाई थी हियर टू रिव्यू द प्रपोज चेंजेस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। साथ ही यहाँ पे कमेटी का एम था कि यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को असेस करना। अब यहाँ पे उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया? देखिए यहाँ बोला गया कि कमेटी ने अपना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट IRDAI की 132nd मीटिंग में सबमिट किया जो पे हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। और यहाँ पे उन्होंने ये रिकमेंड किया कि यहाँ पे इंश्योरर्स और नॉन इंश्योरर्स के बीच मर्जर्स बैन होने चाहिए हियर टू अवॉइड द मोरल हजार्ड। नेक्स्ट आगे बताया गया कि यहाँ पे कमेटी ने ऑब्जर्व किया है कि ऐसे मर्जर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल में ही बताया था। साथ ही यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स पॉलिसी होल्डर्स के प्रोटेक्शन को वीक कर सकते हैं और यहाँ पे सेक्टर की स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि IRDAI के मीटिंग में कुछ एडिशनल डिसीजन भी लिए गए। यहाँ बोला गया कि इस मीटिंग में IRDAI ने यहाँ पे एडजुडिकेशन पैनल्स भी बनाए जो उसके वोल टाइम मेंबर्स के थ्रू ऑपरेट होंगे। साथ ही ये पैनल्स इंश्योरेंस कंपनीज और इंटरमीडियरीज के वायलेशंस को इन्वेस्टिगेट और यहाँ पे डिसाइड करेंगे। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया विच रेगुलेटर इंट्रोड्यूसेस सेंट्रलाइज्ड कंप्लायंस रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर ब्रोकर्स इफेक्टिव फ्रॉम August 1, 2025। इसका आंसर बताया गया सेबी। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया?
ये समझने से पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड समझो। देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस है। फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, देन यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, साथ ही यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सो इस तरह से अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक ब्रोकर्स को मंथली, वीकली या फिर यहाँ पे किसी स्पेसिफिक काम के लिए अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। सो देखो ये रिपोर्ट तो सिमिलर ही होती है, लेकिन वो उन्हें अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस को अलग अलग फॉर्मेट में देनी पड़ती है। सो इससे यहाँ पे कंप्लायंस थोड़ा हार्ड हो जाता है और उन पे एक वर्क बर्डन भी आता है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एक ही पोर्टल बनाओ और वहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स एक ही जगह में यहाँ पे रिपोर्ट अपलोड करेगा। सो अब यही ध्यान में रखते हुए सेबी ने किया है। सो बोला गया कि सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर सामूहिक प्रतिवेदन मंच लॉन्च किया। अब यहाँ पे ये क्या है? ये एक यूनिफाइड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है जो स्टॉक ब्रोकर्स के लिए कंप्लायंस प्रोसेस को सिंपल बनाता है। अब यहाँ पे अभी क्या होता था? देखिए अभी तक जो ब्रोकर्स मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर होते हैं उन्हें सेम कंप्लायंस रिपोर्ट हर एक्सचेंज को अलग अलग भेजनी पड़ती थी। और यहाँ पे इस नए प्लेटफॉर्म से अब क्या होगा कि ये काम एक ही जगह हो जाएगा, जिससे उनका काम आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट हम यहाँ पे सेबी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत का सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर है। साथ ही यहाँ पे सेबी को पहले अप्रैल 12, 1988 को एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में सरकार में बनाया था। उसके बाद यहाँ पे 1992 में सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। अभी यहाँ पे सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे। साथ ही यहाँ पे उसके हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे सेबी की बात करें तो रिसेंटली सेबी ने लॉन्च किया था वैलिड यूपीआई सेफगार्ड। इससे यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड एंटिटीज है वहाँ पे इन्वेस्टर्स को फंसा के उनसे यहाँ पे यूपीआई आईडी में पैसे ले लेते थे। सो अभी क्या होगा कि जब यहाँ पे इन्वेस्टर्स एंटिटीज को यूपीआई से पेमेंट करता है तो फिर उसे दिखेगा कि क्या यूपीआई के आगे वैलिड है क्या नहीं। अगर वैलिड रहा तो ही इन्वेस्टर ट्रांसफर करेगा, अगर वैलिड नहीं रहा तो इन्वेस्टर पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा। उसके साथ सेबी ने ये बोला है कि उन्होंने एक सेबी चेक टूल भी निकाला, यानी कि अगर वैलिड का यूपीआई सेफगार्ड नहीं भी रहा तो भी इन्वेस्टर खुद चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे वो पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे सेफ है या नहीं। सब उसके लिए यहाँ पे इस टूल पे इन्वेस्टर्स क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर वो यहाँ पे खुद से यूपीआई आईडी डाल के उसे चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेबी ने रिसेंटली एंजल फंड्स को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया। यहाँ बोला गया कि एंजल फंड्स अब यहाँ पे इन्वेस्टी कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकती है। देखिए यहाँ पे पहले जो इन्वेस्टमेंट का रेंज था थोड़ा छोटा था, डेट वाज फ्रॉम 25 लाख टू 10 करोड़। लेकिन अभी जो यहाँ पे रिवाइज रेंज है वो यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया है, डेट इज 10 लाख टू 25 करोड़। उसके साथ आगे यहाँ पे सेबी ने ये बोला कि यहाँ पे पहले एंजल फंड्स जब यहाँ पे सिंगल इन्वेस्टी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे तो यहाँ पे उनके टोटल इन्वेस्टमेंट का वो मैक्सिमम 25% ही इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अभी ये लिमिट हटा दी गई है। उसके बाद यहाँ पे और सेबी की बात करें तो यहाँ पे एनएसई को यहाँ पे सेबी का अप्रूवल मिला है टू लॉन्च मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और यहाँ पे उसके पहले उन्होंने ये अप्रूवल एमसीएक्स को दिया था। उसके बाद यहाँ पे सेबी ने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट को अप्रूवल दिया है कि वो यहाँ पे एडवांस फी चार्ज कर सकते हैं फॉर 1 ईयर इंस्टेड ऑफ 3 मंथ्स। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, NPCI launches new API to streamline PAN bank account validation on income tax portal. Through API, system integrates directly with the VIS system of individual member banks. इसका आंसर बताया गया कोर बैंकिंग सिस्टम्स। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया ये समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म होते हैं, एक होता है यूजर और API देन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एक होटल का सिनेरियो लो। यहाँ पे आप सोचो कि होटल में एक यहाँ पे कस्टमर आया है और वो यहाँ पे वेटर को एक यहाँ पे डिश की रिक्वेस्ट दे रहा है। सो फिर वेटर यहाँ पे ये रिक्वेस्ट लेके यहाँ पे शेफ के पास जाता है और शेफ वहाँ पे वो रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करके उसका रिस्पॉन्स मतलब कि वो डिश यहाँ पे वेटर को देता है और यहाँ पे वेटर वो वापस से यहाँ पे कस्टमर को देता है। राइट, ये होता है नॉर्मल सिस्टम और यहाँ पे उसी तरह एपीआई काम करता है। देखिए अगर कोई एप्लीकेशन का यूजर होता है वो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए एक रिक्वेस्ट भेजता है और वो रिक्वेस्ट जाती है थ्रू एपीआई और फिर वो एप्लीकेशन वापस से एपीआई के थ्रू उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स यूजर को देता है। सो यहाँ पे इसी तरह की एपीआई की बात की गई है इस करंट अफेयर में। यह बोला गया कि हमारे यहाँ पे यूजर रहेगा इनकम टैक्स पोर्टल या फिर पैन सिस्टम
जहाँ पे कस्टमर अपना पैन यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल में डाल रहा है और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रहेगा बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम। सो यहाँ पे इन दोनों का लिंक करता है एपीआई विच इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। यहाँ बोला गया कि एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नई डिजिटल फैसिलिटी लॉन्च की है जो पैन और बैंक अकाउंट डिटेल्स को रियल टाइम में वैलिडेट करती है। सत्य ये जो फैसिलिटी है वो एक एडवांस्ड एपीआई दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू प्रोवाइड की गई। अब यहाँ पे ये नई एनपीसीआई एपीआई फैसिलिटी क्या है, देखिए यहाँ पे इसके थ्रू पैन नंबर, अकाउंट नंबर का नाम और यहाँ पे अकाउंट स्टेटस वेरीफाई किया जा सकता है। साथ ही ये सिस्टम डायरेक्टली हर बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यह बोला गया है कि एपीआई गवर्नमेंट के टैक्स पोर्टल और बैंक के इंटरनल सीबीएस के बीच एक सिक्योर ब्रिज की तरह काम करता है। सो यहाँ पे जब कोई यूजर पैन वैलिडेशन या फिर बैंक लिंकिंग इनिशिएट करता है थ्रू द टैक्स पोर्टल तो फिर वो एपीआई रियल टाइम में बैंक को रिक्वेस्ट भेजता है। अब यहाँ पे बैंक उस रिक्वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, से बोला गया है कि बैंक वैलिडेट करता है पैन डिटेल्स, देन अकाउंट होल्डर का नाम और अकाउंट का करंट स्टेटस दैट इज एक्टिव, इनएक्टिव या फिर क्लोज्ड। इससे एक बात हो जाती है कि यहाँ पे ऑफलाइन या फिर मैनुअल वेरिफिकेशन की जरूरत खत्म हो जाती है। इससे यहाँ पे और क्या क्या चीजें होती है, या बोला गया है कि पैन और बैंक अकाउंट लिंकिंग अब इंस्टेंटली हो जाता है या पहले जहां आवर्स या डेज लगते हैं। साथ ही ये स्पीड स्पेशली आईटीआर फाइलिंग सीजन में बहुत यूजफुल है। उसके बताया गया कि रिड्यूस मैनुअल एरर्स, या बताया गया कि पहले नेम मिसमैच या इनएक्टिव अकाउंट की वजह से वैलिडेशन फेल हो जाता था। साथ ही अब यहाँ पे एपीआई वेरीफाइड बैंक डाटा यूज करता है या जिससे ह्यूमन एरर और मिसमैच प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। उसके बाद है क्विकर टैक्स रिफंड्स। ये भी यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अब रियल टाइम में अकाउंट ओनरशिप वेरीफाई होने से टैक्स रिफंड जल्दी क्रेडिट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इनवैलिड अकाउंट डिटेल्स की वजह से रिफंड डिले या मिसरूट होने का भी रिस्क अब खत्म हो गया। सो क्लियर हो गया, इतना था इस कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, विच रेगुलेटर अनवील्स वैलिड यूपीआई सेफगार्ड। इसका आंसर बताया गया सेबी। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर को समझने से पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड समझो। यहाँ देखिए इन्वेस्टर्स अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। लेकिन यहाँ पे जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो बीच में यहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। सो देखिए ऐसा होता है कि वो ब्रोकर्स या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स स्कैमर्स हो सकते हैं और यहाँ पे उन्हें अनजाने में इन्वेस्टर्स पैसे भेज सकते हैं। सो यहाँ पे ये रोकने के लिए सेबी ने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए, उसके रिलेटेड इस करंट अफेयर में बताया गया। यहाँ बोला गया कि सेबी के चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे ने एक नया यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम वैलिड है। और यहाँ पे ये सिस्टम उन सभी रजिस्टर्ड मार्केट इंटरमीडियरीज पर लागू होगा जो इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, देखिए इसका मेन पर्पस है कि यहाँ पे फेक या फिर अनरजिस्टर्ड एंटिटीज के थ्रू होने वाली इम्पर्सनेशन को रोकना, यानी कि यहाँ पे स्कैमर्स को रोकना। साथ ही यहाँ पे ये सिस्टम इंश्योर करेगा कि इन्वेस्टर सिर्फ वेरीफाइड इंटरमीडियरीज को पेमेंट करे। और बताया गया कि अक्टूबर 1 2025 से हर इन्वेस्टर के लिए इस नए यूपीआई वेरिफिकेशन सिस्टम का यूज करना मैंडेटरी होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि ये वैलिड क्या है। देखिए वैलिड एक स्पेशल यूपीआई बेस्ड पेमेंट आईडी सिस्टम है जो हर बैंक के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया। और यहाँ पे ये आईडी फंड कलेक्शन के लिए सिर्फ यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज को दी जाती है। साथ ही बताया गया कि यहाँ पे हर यूपीआई आईडी में @valid हैंडल होगा जो यहाँ पे बैंक के नाम के साथ जोड़ा जाएगा ताकि इन्वेस्टर्स आसानी से पहचान सके। और यहाँ पे इन यूपीआई हैंडल्स के साथ एक ग्रीन थम्स का आइकॉन भी दिखाया जाएगा जो पेमेंट रिक्वेस्ट की ऑथेंटिसिटी दिखाता है। लेकिन क्या ये कंपलसरी किया गया? देखिए यहाँ बताया गया कि सेबी ने सभी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के लिए ये स्ट्रक्चर यूपीआई आईडी लेना और अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करना कंपलसरी बनाया है। साथ ही यहाँ पे सेबी ने कैपिटल मार्केट के यूपीआई पेमेंट्स के लिए डेली ट्रांजैक्शन लिमिट ₹5 लाख सेट किया है। उसके बाद सेबी ने इसके लिए और एक टूल निकाला, दैट इज सेबी चेक टूल। यहाँ बोला गया कि सेबी एक नया टूल भी लॉन्च करेगा जिसका नाम है सेबी चेक और ये टूल एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर के रूप में काम करेगा फॉर पेमेंट वेरिफिकेशन। और बोला गया कि इसकी मदद से इन्वेस्टर्स इस टूल से QR कोड स्कैन करके या यूपीआई आईडी मैनुअली एंटर करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और अब बताया गया कि एक बार वेरिफिकेशन हो गया सो उसके बाद ये टूल की बैंक डिटेल्स कंफर्म करेगा, एग्जाम्पल अकाउंट नंबर और IFSC कोड। और ये सेबी चेक अक्टूबर 1 2025 से सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया या बोला गया कि सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को अप्रूवल दी है कि वो मंथली इलेक्ट्रिक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले सेबी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च करने के लिए अप्रूवल दिया था। और यहाँ पे इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें अपने इलेक्ट्रिसिटी प्राइस वोलाटिलिटी के अगेंस्ट हेजिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे एनएससी की बात करें तो रिसेंटली एनएससी न्यूज में था, क्योंकि यह बताया गया कि एनएससी ने लॉन्च किया है इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग्स फॉर लिस्टेड कंपनीज। उसके साथ एनएससी यहाँ पे न्यूज में था क्योंकि एनएससी ने लिस्ट किया है इंडिया का पहला मॉर्गेज बैक पास थ्रू सर्टिफिकेट्स ऑन एनएससी। अब यहाँ पे ये मॉर्गेज बैक पास थ्रू सर्टिफिकेट्स क्या होता है, यहाँ देखिए ये एक तरह का लोन से फिर मॉर्गेज का पूल होता है, यानी कि यहाँ पे मॉर्गेज जमा किए जाते हैं और यहाँ पे उसके ऊपर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब उन लोन्स के पैसे भरने के लिए जो बोरोवर्स पे करते हैं वो पेमेंट्स डायरेक्टली इन्वेस्टर को जाता है। साथ ही यहाँ पे एनएससी की बात करें तो नीरज कुमार गुप्ता बने हैं चेयरमैन एंड पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर ऑफ द एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया द गवर्नमेंट एक्सटेंड्स ओल्ड पेंशन स्कीम बेनिफिट्स टू यूनिफाइड पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर्स। The Unified Pension Scheme provides a guaranteed pension of 50% of the average basic salary earned in the last 12 months before retirement. This 50% pension is available to employees with a minimum of how many years of service? इसका आंसर बताया गया with the minimum of 25 years of service. अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, यहाँ देखिए इसमें बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है जो ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में है। और यहाँ पे ये बेनिफिट्स उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर है। अब यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यहाँ पे कुछ केसेस में यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाले एम्प्लॉयज को ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे उसके लिए कौन कौन एलिजिबल रहेंगे, देखिए यहाँ बोला गया कि अगर कोई यूनिफाइड पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर की गवर्नमेंट सर्विस के दौरान डेथ हो जाए तो फिर उस केस में उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही अगर एम्प्लॉय इनवैलिडेशन या फिर डिसएबलमेंट की वजह से डिस्चार्ज किया गया हो तो भी उसे ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही बोला गया कि जो न्यू पेंशन स्कीम है जो अभी नई निकाली गई उसमें जो एम्प्लॉयज है वो भी यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका फायदा क्या है, देखिए यहाँ बोला गया कि यहाँ पे एनपीएस दैट इज न्यू पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने पर उन्हें ज्यादा अच्छा पेंशन और रिटायरमेंट कवरेज मिलेगा। साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को गारंटीड पेंशन मिलती है जो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने का एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होती है। और ये 50% पेंशन उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने मिनिमम 25 साल की सर्विस कंप्लीट की है। आगे बोला गया कि अगर एम्प्लॉय ने कम से कम 10 साल की सर्विस कंप्लीट की है तो उसे रिटायरमेंट के बाद ₹10,000 पर मंथ का मिनिमम पेंशन मिलेगा। और यहाँ पे जब पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर्स को लास्ट पेंशन का 60% मिलता है। साथ ही यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर एम्प्लॉय को अपने बेसिक सैलरी और यहाँ पे डिननेस अलाउंस का 10% कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है। साथ ही बताया गया कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपने तरफ से एम्प्लॉय के सैलरी का 18.5% कॉन्ट्रीब्यूट करती है जो यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम के 14% से ज्यादा है। और ये नया ऑर्डर ये भी अलाउ करता है कि अगर एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान डेथ हो जाए तो यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमें बताया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेंशनर्स को मैक्सिमम ₹25 लाख तक का ग्रेच्युटी अमाउंट मिल सकता है। आगे बताया गया कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस में डेथ हो जाती है तो उसने जो लास्ट पेंशन ऑप्शन चूज किया था वही फाइनल माना जाएगा। साथ ही यहाँ पे फैमिली मेंबर्स पेंशन का ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते जो यहाँ पे डिसीज्ड एम्प्लॉय ने चूज किया था। अब हम यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं अबाउट यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यहाँ बताया गया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नया पेंशन स्कीम है जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए स्टार्ट किया। साथ ही इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन स्कीम दोनों स्कीम के फीचर्स इंक्लूडेड है। आगे बोला गया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 24 जनवरी 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था। साथ ही ये स्कीम ऑफिशियली 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हुई। और यहाँ पे इसका एम है कि यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद गारंटी पेंशन और यहाँ पे डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाए
या जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था। क्लियर हो गया आज तक। अब यहाँ पे पेंशन की बात करें तो रिसेंटली पेंशन के बारे में एक न्यूज़ थी। यहाँ बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया था सी केयर्स वर्जन 2.0 और जो बिलोंग करता है टू कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया, इतना था इस कंठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, सेबी इज एस कंप्लायंस नॉर्म फॉर एफपीएस इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एफपीएस करंटली इन्वेस्ट इन इंडियन डेब्ट थ्रू हाउ मेनी मेजर रूट्स। इसका आंसर बताया गया 3 मेजर रूट्स। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बताया गया कि सेबी की 210 बोर्ड मीटिंग मुंबई महाराष्ट्र में हुई और इस मीटिंग में सेबी ने उन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए कंप्लायंस रिलैक्सेशंस अप्रूव किए जो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो यहाँ पे कैसे करते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है कि अभी के लिए एफपीएस इंडियन डेट मार्केट में 3 मेजर रूट से इन्वेस्ट करते हैं। वो यहाँ पे जनरल, देन यहाँ पे वॉलंटरी रिटेंशन रूट और यहाँ पे फुल्ली एक्सेसिबल रूट। अब यहाँ पे ये क्या है, देखिए जनरल रूट में आरबीआई के रूल्स के अंडर इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे VRR दैट इज वॉलंटरी रिटेंशन रूट की बात करें तो उसमें एफपीएस को रिलैक्स रूल्स मिलते हैं अगर वो कम से कम 3 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही लास्ट में है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। इसमें यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एफपीएस को रिलैक्सेशन कैसे मिले। यहाँ बोला गया कि अब सेबी ने उन एफपीएस के लिए रूल इजी किए हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे इन एफपीएस के लिए केवाईसी रिव्यू का टाइम आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सेट किया गया है जिसे रिव्यू कम फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। आगे बोला गया कि एफएआर दैट इज फुल्ली एक्सेसिबल रूट से सिर्फ G6 में इन्वेस्ट करने वाले एफपीएस को इन्वेस्टर ग्रुप डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि उन एफपीएस के थ्रू कौन इन्वेस्ट कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट स्टेप है ये डिटेल्स मेनली इक्विटी और कॉर्पोरेट डेब्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही अब यहाँ पे एनआरआईज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और यहाँ पे रेसिडेंट इंडियंस भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एफपीएस का पार्ट बन सकते हैं बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के जो यहाँ पे दूसरे एफपीएस पर लगते हैं। आगे बोला गया कि जो मटेरियल चेंजेस होते हैं वो रिपोर्ट करने का भी टाइम अब फिक्स कर दिया गया है। यहाँ बोला गया कि सभी चेंजेस 30 दिन के अंदर रिपोर्ट करना होगा। और अब इसके पहले क्या होता था, इसके पहले ये जो टाइम विंडो है वो 7 से 30 दिन का था, लेकिन यहाँ पे वो भी डिपेंड करता था कि चेंज किस टाइप का है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एफपीआई की बात करें तो रिसेंटली एफपीआई न्यूज में था या क्योंकि आरबीआई ने भी एफपीएस को यहाँ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ रिडक्शन दिया है। अब देखो यहाँ पे पहले क्या होता था कि एफपीआई जो यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मैच्योरिटी 1 साल या उससे कम होती है, सो फिर वो यहाँ पे पूरे इन्वेस्टमेंट का 30% तक यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते थे। साथ ही यहाँ पे जो कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज होते हैं उस पर यहाँ पे 2 तरह के एफपीआई इन्वेस्ट करते थे। एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म एफपीआई जो यहाँ पे कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके बहुत समय तक के लिए रहते थे। उसके बाद होते थे अदर एफपीआई जहाँ पे वो बस थोड़ी देर के लिए कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे। सो यहाँ बोला गया कि लॉन्ग टर्म एफपीआई अब अपना पूरे इन्वेस्टमेंट का 15% तक कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अदर एफपीआई पूरे इन्वेस्टमेंट का 10% ही कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते थे। राइट, अब देखो ये रूल थे पहले के, लेकिन अभी क्या बोला गया, अभी बोला गया कि ये सारे रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिए हैं। अब यहाँ पे एफपीआई इंडियन मार्केट में कौन से भी कॉर्पोरेट डेब्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे उसकी मैच्योरिटी कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ बोला गया कि अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्ट करना है उसकी लिमिट अभी भी है। यहाँ आगे बताया गया कि यहाँ पे कोई भी एफपीआई अप्रैल टू सितंबर पीरियड तक 8.2 लाख करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता है और यहाँ पे अक्टूबर टू मार्च पीरियड तक 8.8 लाख करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता है। क्लियर हो गया, इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, विच रेगुलेटर क्लियर्स को इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क फॉर कैटेगरी 1 and 2 AIFs। इसका आंसर बताया गया सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया ये समझने से पहले आप समझो कि यहाँ पे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में अलग अलग कैटेगरीज क्या होते हैं। देखिए यहाँ बोला गया कि कैटेगरी 1 में ऐसे AIFs इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऐसे स्टार्टअप एसएमई से फिर प्रोजेक्ट में होते हैं जो यहाँ पे सोशली और इकोनॉमिकल वायबल है। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट होता है कैटेगरी 2 और वहाँ पे होता है इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटीज। उसके बाद होता है कैटेगरी 3 और वहाँ पे ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स या पे कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं अबाउट द को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। इसका मतलब क्या होता है,
यहाँ देखिए को इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स मेन इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर एक ही डील या कंपनी में पैसा लगाते हैं। साथ ही ये जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली और सेपरेटली की जाती है जो यहाँ पे मेन फंड से अलग होती है। और अभी के रूल्स के अंडर एएफ इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू को इन्वेस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेबी ने को इन्वेस्टमेंट व्हीकल के लिए क्या बोला है। या बोला है कि सेबी ने एक नया मॉडल अप्रूव किया है जिसका नाम है को इन्वेस्टमेंट व्हीकल। साथ ही यहाँ पे को इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स अब को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर सकते हैं। और यहाँ पे को इन्वेस्टमेंट व्हीकल या तो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 एएफ के रूप में स्ट्रक्चर किया जाना चाहिए। आगे बताया गया कि को इन्वेस्टमेंट व्हीकल इन्वेस्टर्स को अलाउ करेगा कि वो अनलिस्टेड कंपनीज में को इन्वेस्ट करें जहां एएफ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो। साथ ही हर कंपनी के को इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग को इन्वेस्टमेंट व्हीकल स्कीम बनानी होगी। और यहाँ पे को इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू सिर्फ एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? यह बोला गया कि वो ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं और सेबी के रूल के हिसाब से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एंजल फंड्स के लिए सेबी ने यहाँ पे क्या नए रूल्स निकाले। यह बोला गया कि एंजल फंड्स के लिए सेबी ने इन्वेस्टमेंट रूल्स इजी कर लिए हैं। यह बोला गया कि अब एंजल फंड्स किसी भी कंपनी में 10 लाख से 25 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पहले ये रेंज थी 25 लाख टू 10 करोड़। और यहाँ पे एंजल फंड्स के लिए पहले एक ही कंपनी में मैक्सिमम 25% इन्वेस्टमेंट का लिमिट था, अब ये लिमिट हटा दिया गया है। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया Which regulator introduced a comprehensive framework to regulate the issuance and listing of environmental, social and governance debt securities? इसका आंसर बताया गया सेबी। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए सेबी ने इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस डेब्ट सिक्योरिटीज के लिए एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया। अब यहाँ पे ये कौन कौन से बॉन्ड्स पे अप्लाई होता है? यह बोला गया कि ये फ्रेमवर्क उन बॉन्ड्स पर अप्लाई होता है जो सोशल बॉन्ड्स, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स या फिर सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन बताया गया कि ग्रीन बॉन्ड्स इस फ्रेमवर्क से एक्सक्लूडेड किए गए हैं, मतलब उन पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। अब हम देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क में क्या क्या रूल्स है। यहाँ इसमें बोला है कि जो ESG दैट इज इन्वायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस इंस्ट्रूमेंट इशू होंगे उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे कौन से? इसमें आते हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन प्रिंसिपल्स, उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट बॉन्ड स्टैंडर्ड्स, देन यहाँ पे एशियन स्टैंडर्ड्स। आगे बताया गया कि इंडियन रेगुलेटर्स के गाइडलाइंस भी अगर वैलिड है तो भी उनका कंप्लायंस भी चलेगा, राइट। आगे है इसमें सोशल बॉन्ड के बारे में बताया। यह बोला गया कि सोशल बॉन्ड्स उन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं जो पे सोसाइटी में पॉजिटिव इंपैक्ट लाते हैं। साथ ही इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देन एसेंशियल सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, फूड सिक्योरिटी और यहाँ पे सोशल अपलिफ्टमेंट जैसे काम शामिल होते हैं। अब यहाँ पे इसमें कुछ की टर्म एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे उसमें सबसे पहला सोशल बॉन्ड जो मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह के डेब्ट सिक्योरिटी होते हैं जिसका पैसा यहाँ पे पॉजिटिव सोशल आउटकम के लिए लगाया जाता है। इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग, देन हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। नेक्स्ट टाइप है सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स। क्या होते हैं? देखिए ये बॉन्ड्स दोनों टाइप के प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं, एक तो इन्वायरमेंटल और सोशल। और ये बॉन्ड्स ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अचीव करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स। यह बताया गया कि इस बॉन्ड में जो इश्यूअर होते हैं वो कुछ टारगेट फिक्स करता है और हम उसे बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस टारगेट्स। और अब बोला है कि अगर ये टारगेट्स अचीव हो जाते हैं तो बॉन्ड के फाइनेंशियल या स्ट्रक्चरल टर्म्स में चेंज हो सकता है। साथ ही इससे इश्यूअर को सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट फुलफिल करने का इंसेंटिव भी मिलता है। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया एज पर SIDBI रिपोर्ट MSME's मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट शेयर इंक्रीज टू हाउ मच परसेंटेज इन फाइनेंशियल 25? इसका आंसर बताया गया 45.79%। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द इंडियन MSME सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस। अब यहाँ पे नाम से ही आपको समझ रहा है कि हमें इंडियन MSME सेक्टर को अच्छे से देखना है। सो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि कितने सारे MSMEs हमारे यहाँ है और वो हमें पता चलता है फ्रॉम उद्यम रजिस्ट्रेशन। यहाँ बताया गया कि मार्च 2025 तक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 6.2 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और यहाँ पे MSME सेक्टर इंडिया के GDP में लगभग 30% का कंट्रीब्यूशन देता है। साथ ही वो यहाँ पे इंडिया में ही प्रोडक्ट नहीं बेचता बल्कि वो एक्सपोर्ट भी करता है।
सो यहाँ बोला गया कि यहाँ पे फाइनेंशियल 25 में MSMEs का टोटल एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन 45.79% तक पहुंच गया। अब यहाँ पे देखिए, जब MSME रजिस्टर करती है तो हम उसे बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन। इसका मतलब हमें पता रहता है कि MSMEs इंडिया में है और उसे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट भी मिल सकते हैं। सो यहाँ पे जो ये फॉर्मलाइजेशन ड्राइव है वो अच्छा हुआ है, क्योंकि हमें पता चला है कि 2022-23 में MSME एस्टेब्लिशमेंट की संख्या 6.50 करोड़ थी, जो 2023-24 में बढ़कर 7.34 करोड़ हो गई। इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा MSME ने रजिस्टर किया है। साथ ही यहाँ पे ये हमें दिखाता है कि इसमें 13% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। सो देखिए, यहाँ पे MSME ज्यादा ग्रो हो रही है, साथ ही उनका GDP का शेयर भी ज्यादा है और वो एक्सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन फिर भी उन्हें लोन लेने में समस्या हो रही है। सो यहाँ बोला गया कि बहुत सारे MSMEs को अभी भी क्रेडिट लेना मुश्किल होता है और इसमें यहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइजेस का शेयर बहुत ज्यादा है, क्योंकि माइक्रो एंटरप्राइजेस के 12% ने इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स या फिर मनी लेंडर्स वगैरह। उसके कंपैरिजन में देखे तो यहाँ पे स्मॉल एंटरप्राइजेस का वो शेयर है ओनली 3% और मीडियम एंटरप्राइजेस का वो शेयर है ओनली 2%। अब देखिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब सबसे छोटे एंटरप्राइजेस, और यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन कभी कभी होता भी नहीं है, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनके बेसिस में हमें पता चला है कि उनमें से 12% जो एंटरप्राइजेस है वो इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन ले रहे हैं। आप यह सोचिए कि असल में वो नंबर इससे भी ज्यादा होगा। अब देखिए, यहाँ पे MSME सेक्टर में वीमेन ने भी बाजी मारी, और ये हमें कैसे पता चलता है। देखिए, यहाँ बोला गया कि एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस सर्वे के मुताबिक 2022-23 में फीमेल ओन एस्टेब्लिशमेंट्स 22.9% थी, जब 2023-24 में बढ़कर 26.2% हो गई। साथ ही यहाँ पे जनवरी 2025 तक उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर MSMEs में 70% वीमेन एंटरप्रेन्योर्स है, और यहाँ पे उद्यम प्लेटफॉर्म पर टोटल रजिस्टर एंटिटीज में से 20.5% वीमेन ओन MSMEs है। क्लियर हो गया आज तक। अब देखिए, यहाँ पे MSMEs की बात करें तो यहाँ पे SBI ने एक रिसर्च निकाला था, जहाँ पे उसने बोला था कि बिहार, यूपी, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट में मुद्रा लोन्स का ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे MSME सेक्टर को वहाँ पे मदद मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक DX एज इनिशिएटिव भी निकाला, जो निकाला था बाय द नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब, उसके बाद CII और यहाँ पे AICTE ने मिलकर, और यहाँ पे उनका एम है कि MSME को डिजिटली अडॉप्ट करे। उसके बाद यहाँ पे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली थी, इट इज एनहांसिंग MSMEs कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया, और वहां पे बोला था कि MSMEs GVA का 30% होल्ड करता है। उसके बाद वो टोटल एक्सपोर्ट्स का 45.79% एक्सपोर्ट करता है, और उनकी टोटल वैल्यू है 12.39 लाख करोड़। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, SEBI has made it mandatory to use the electronic book platform for all private placement debt issues of how much crore or above? इसका आंसर बताया गया 20 करोड़ और above। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर को समझने से पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। यह देखिए, IPO की प्रोसेस तो आपको पता है। यहाँ कंपनी कुछ शेयर्स सेल करती है हेयर इन IPO, लेकिन उसके लिए कंपनी को डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। लेकिन उसके अल्टरनेट एक उसके पास ऑप्शन होता है कि वो बिना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करे लोगों को या बाकी कंपनीज को यहाँ पे शेयर्स बेच सकती है। सो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? साथ ही यहाँ पे और एक कंसेप्ट आप जान लो कि कुछ समय यहाँ पे रिजर्वेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी 100 शेयर्स बेचना चाहती है तो वो बस 70 शेयर्स बेचेगी और यहाँ पे 30 शेयर्स अपने पास रिजर्व रख सकती है। सो क्लियर हो गया आपको दोनों कंसेप्ट, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट और रिजर्वेशन। अब यहाँ इस करंट अफेयर में क्या बोला गया वो हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे SEBI ने मैंडेट दिया है कि यहाँ पे 20 करोड़ या उससे ज्यादा के सभी प्राइवेट प्लेसमेंट डेप इश्यूज के लिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म का यूज कंपलसरी होगा। और इसका एम क्या है? यहाँ देखिए, इसका एम है कि प्राइवेट डेप मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़े और फंड रेजिंग प्रोसेस इजी हो। अब यहाँ पे इसके पहले क्या फ्रेमवर्क था? देखिए, अभी हम कर रहे हैं 20 करोड़ का, लेकिन इसके पहले बोला गया कि ये रूल पहले सिर्फ 50 करोड़ या उससे ज्यादा के प्राइवेट प्लेसमेंट डेप इश्यूज पर अप्लाई होता था। साथ ही जो फ्रेमवर्क है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म, ये एक्सटेंड किया है टू द REITs एंड InvITs। सो यह बोला गया कि अब SEBI ने ये रूल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर भी एक्सटेंड कर दिया। और पहले ये एंटिटीज इस रूल में कवर नहीं थे, पर अब यहाँ पे नई फ्रेमवर्क में ये इंक्लूड हो गए। साथ ही अभी हमने बस 20 करोड़ या उससे ज्यादा की अमाउंट की बात की, लेकिन बाकी के लिए ये वॉलंटरी है।
यहाँ आगे बताया गया कि यहाँ पे सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, देन सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, देन कमर्शियल पेपर्स और यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म का यूज वॉलंटरी है। साथ ही यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट्स के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म का यूज ऑप्शनल है। अब आगे यहाँ पे रिजर्वेशन और रेटिंग क्राइटेरिया के बारे में बताया गया। यहाँ बोला गया कि नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग AAA या AAA से AA- के बीच है तो यहाँ पे इशूअर्स मैक्सिमम 30% इशू रिजर्व कर सकते हैं। साथ ही अगर A+ या A- रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मैक्सिमम 40% रिजर्व किया जा सकता है और यहाँ पे लो रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मैक्सिमम 50% रिजर्व अलाउड है। अब आगे यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के लिए कुछ रूल्स निकाले गए। अब ये एंकर इन्वेस्टर्स क्या है? देखिए, एंकर इन्वेस्टर मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो पे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, लेकिन वो IPO के बिल्कुल पहले करते हैं। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, यहाँ बताया गया कि एंकर इन्वेस्टर्स को अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इशू से कम एक दिन पहले अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म करना मैंडेटरी है। यानी कि यहाँ बोला गया कि यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर IPO से पहले इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट एक दिन पहले तो बताओ। और जो पोर्शन एंकर इन्वेस्टर कंफर्म नहीं करते वो जनरल इशू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, सेबी एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लायंस टू November 17, 2025. As per revised ODI framework, disclosure is mandatory if their equity ODI positions exceed how much percentage exposure to a single Indian corporate group. इसका आंसर बताया गया 50% एक्सपोजर। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर को समझने से पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ देखिए, हमारे इंडियन मार्केट में सेबी रजिस्टर इंडियन कंपनीज होती है और जिसके शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं या उस तरह के अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई फॉरेन कंट्री नेशनल्स है और उन्हें अगर इंडिया के रजिस्टर कंपनीज को बाय करना है तो फिर उन्हें सेबी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो वो क्या करते हैं कि एक यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है जो ऑलरेडी सेबी रजिस्टर होता है। सो ये फॉरेन कंट्री नेशनल्स उस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को पैसे देते हैं और उनके बिहाफ में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया के रजिस्टर कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बाय करता है। अब यहाँ पे सोचो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने ये शेयर तो बाय किए, लेकिन ये शेयर वो खुद के पास रखेगा और यहाँ पे उसके बेसिस पे एक डेरिवेटिव बनाएगा जिसे हम बोलते हैं ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और वो इंस्ट्रूमेंट्स वो फॉरेन कंट्री नेशनल को देगा जिन्होंने उसके लिए पैसे दिए हैं। क्लियर हो गया आपको ये कंसेप्ट? तो ये होता है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब उसी के बेसिस पे ये सारा करंट अफेयर है। अब देखिए, सबसे पहले यह बताया है कि ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और FPI क्या है। सो बोला गया कि ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स रजिस्टर FPIs इशू करते हैं और ये ODIs ओवरसीज इन्वेस्टर्स को बिना डायरेक्ट सेबी रजिस्ट्रेशन के इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। आगे यहाँ पे FPIs क्या है? यहाँ पे देखिए, FPI है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे FPIs फॉरेन इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस के लिए स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर दूसरे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए, सेबी ने अपने रिवाइज्ड ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स फ्रेमवर्क के कंप्लायंस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे नया डेडलाइन क्या है? नया डेडलाइन है 17 नवंबर 2025, जो यहाँ पे पहले था 17 मई 2025। साथ ही आपको बताना चाहिए कि ये जो नॉर्म्स थे वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे दिसंबर 2024 को। अब यहाँ पे रिवाइज ODI फ्रेमवर्क में क्या बोला गया? देखिए, इसमें डिस्क्लोजर करने की रिक्वायरमेंट बताई गई। यहाँ बोला गया कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ जैसे कि ODI सब्सक्राइबर्स here that is ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट सब्सक्राइबर्स को अपनी ओनरशिप डिटेल्स डिस्क्लोज करनी होगी, वो भी यहाँ पे नेचुरल पर्सन लेवल तक। आगे यहाँ बताया गया कि अगर उनके इक्विटी ODI पोजीशंस किसी एक इंडियन कॉर्पोरेट ग्रुप में 50% ज्यादा है तो डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। साथ ही अगर ओवरऑल इक्विटी ODI एक्सपोजर इंडियन मार्केट में ₹25,000 करोड़ से ज्यादा है तो भी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ऐसा क्लियर है? अब यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट किस पे अप्लाई है? देखिए, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मल्टीपल FPI के होल्डिंग्स, कॉमन ओनरशिप या फिर कंट्रोल वाले एंटिटीज या फिर रजिस्टर्ड FPIs के लिए लागू होंगे। लेकिन यहाँ बताया है
कि एफपीएस डेरिवेटिव्स खरीद नहीं सकते। इसका मतलब एफपीएस को डेरिवेटिव्स को अंडरलाइनिंग एसेट बना के ओडीआई दैट इज ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशू करने की इजाजत नहीं है। जिसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था, यहाँ की वहां पे शेयर्स या फिर बॉन्ड्स एफपीआई खरीद के यहाँ पे उसके बेसिस पे ओडीआई निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव इसमें यूज नहीं होगा। इसका मतलब वो शेयर की जगह डेरिवेटिव को यूज करके उसका ओडीआई नहीं बना सकते। साथ ही बोला गया कि डेरिवेटिव्स को ओडीआई पोजीशन को हेज करने के लिए भी यूज नहीं किया जा सकता। आगे बताया गया कि यहाँ पे ओडीआई सिर्फ नॉन डेरिवेटिव सिक्योरिटीज के रेफरेंस होने चाहिए और यहाँ पे ओडीआई को 1-to-1 बेसिस पे उन सिक्योरिटीज से फुल्ली हेज करना होगा। आगे यहाँ पे ओडीआई के कुछ रजिस्ट्रेशन नॉर्म भी निकाले गए। यहाँ बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स ये है कि जो एफपीएस ओडीआई इशू करते हैं उन्हें अलग से ओडीआई सफिक्स वाली रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। साथ ही ये रजिस्ट्रेशन सेम परमानेंट अकाउंट नंबर के अंडर होनी चाहिए और अगर ओडीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बैक्ड है तो नई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें कुछ एग्जेम्पशन लगाए गए। यहाँ बोला गया कि कुछ एंटिटीज ग्रैनुलर डिस्क्लोजर से एग्जेम्प्टेड है, यानी कि उन्हें ये बताना नहीं पड़ेगा कि ओडीआई किसने खरीदे। सो उसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स, देन पब्लिक रिटेल फंड्स या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जिनका इंडियन इक्विटी एक्सपोजर 50% से कम है। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। Investor Education and Protection Fund Authority hosts the preparatory meeting for Niveshak Shivir, which is an initiative between this authority and which regulator? इसका आंसर बताया गया सेबी। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? यहाँ देखिए 2025 में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक वर्चुअल प्रिपरेटरी मीटिंग होस्ट की थी और अब मीटिंग का मकसद निवेशक शिविर इनिशिएटिव के ऑपरेशनल डिटेल्स फाइनलाइज करना था। अब यहाँ पे निवेशक शिविर इनिशिएटिव क्या है? यहाँ देखिए निवेशक शिविर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी और यहाँ पे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बीच एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है और इसका एम है इन्वेस्टर सर्विसेज को एनहांस करना और अनक्लेम डिविडेंड्स और शेयर के क्लेम प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। नेक्स्ट पता गया कि इस इनिशिएटिव के थ्रू कंपनीज और रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन की सुविधा मिलेगी और यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल सपोर्ट तुरंत दिया जाएगा। उसके में बताया गया कि निवेशक शिविर कैंप्स इन्वेस्टर के लिए एक वन स्टॉप कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प डेस्क बनेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टर्स अपनी केवाईसी और नॉमिनेशन डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। आगे बताया गया कि वो अपने अनक्लेम एसेट्स का स्टेटस चेक कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स रिक्लेम करने में गाइडेड असिस्टेंस मिलेगी, चाहे एसेट्स कंपनी के पास हो या इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी को ट्रांसफर हो चुके हो। लास्ट में बताया गया कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है और एमओयू का एम इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन को एनहांस करना है थ्रू डिजिटल आउटरीच। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया विच रेगुलेटर रिवाइसेस कट ऑफ टाइमिंग फॉर ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स? इसका आंसर बताया गया सेबी। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? यहाँ देखिए सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए नए रिडेम्पशन टाइमिंग रूल्स अनाउंस किए और ये चेंज मेनली ओवरनाइट और लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम पर अप्लाई होगा। साथ ही सेबी का मकसद है क्लाइंट के पैसे को ब्रोकर्स और क्लियरिंग मेंबर के पास ज्यादा सेफ बनाना। नेक्स्ट बताया गया कि सेबी ने रिडेम्पशन टाइमिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए अलग अलग डिसाइड किया। उसके बाद बोला गया कि अगर ऑफलाइन मोड में 3 PM से पहले रिडेम्पशन रिक्वेस्ट दी गई तो उसको अगले बिजनेस डे के पहले दिन का नेट एसेट वैल्यू मिलेगा और अगर 3 PM के बाद दिया गया तो उसको अगले बिजनेस डे का NAV दैट इज नेट एसेट वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट बोला गया कि ऑनलाइन मोड सिर्फ ओवरनाइट फंड्स के लिए अप्लाई होता है। साथ ही अगर ऑनलाइन रिक्वेस्ट 7 PM से पहले दी गई तो सेम डे NAV मिलेगा और अगर 7 PM के बाद दिया गया तो नेक्स्ट बिजनेस डे का NAV मिलेगा। यहाँ बोला गया कि बिजनेस डे का मतलब है वो दिन जब मार्केट खुला हो और यहाँ पे हॉलीडेज या मनी मार्केट क्लोज होने वाले दिन इंक्लूड नहीं होते। उसके बाद बताया गया कि सेबी ये डिसीजन दिसंबर 2023 के अपस्ट्रीमिंग फ्रेमवर्क के अंडर लिया। साथ ही इस फ्रेमवर्क के हिसाब से ब्रोकर्स और क्लियरिंग मेंबर्स को क्लाइंट का पूरा पैसा हर दिन क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को भेजना होता है और ये स्टेप पैसे को मिसयूज होने से रोकता है और ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाता है। नेक्स्ट बताइए कि अपस्ट्रीमिंग 3 फॉर्म्स में हो सकती है, दैट इज कैश, देन फिक्स डिपॉजिट पर लीन और यहाँ पे ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स के प्लेज यूनिट्स।
उसके बाद बताया गया कि रिडेम्पशन टाइमिंग एडजस्ट इसलिए की गई यहाँ तक कि ओवरनाइट फंड्स का यूज अब स्ट्रीमिंग में प्रॉपर तरीके से हो सके। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, SEBI has mandated a minimum investment threshold of how much for the issuance of securitized debt instruments for both RBI regulated originators and unregulated entities involved in securitization। इसका आंसर बताया गया 1 करोड़। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए सेबी ने 2025 में नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए फॉर सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशुएंस, और अब यहाँ पे सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड ₹1 करोड़ रखा गया, चाहे ओरिजिनेटर आरबीआई रेगुलेटेड हो या फिर अनरेगुलेटेड। आगे बोला गया कि ये रूल्स अमेंड किए गए हैं अंडर इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटी रिसिप्ट्स रेगुलेशंस, और यहाँ पे ओरिजिनेटर के पास कम से कम 3 साल का ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने के लिए। अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशन में क्या चेंजेस लाए गए। देखिए यहाँ बोला गया है कि अगर ओरिजिनेटर आरबीआई रेगुलेटेड नहीं है तब भी सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का सब्सिक्वेंट ट्रांसफर सिर्फ ₹1 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट का ही हो सकता है। साथ ही पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स कम से कम 3 दिन और मैक्सिमम 10 दिन तक ओपन रहना चाहिए, और वह पब्लिक ऑफर के एडवर्टाइजमेंट सेबी के नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रूल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। साथ ही बोला गया कि अब सारे सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही इशू और ट्रांसफर होंगे, चाहे ओरिजिनेटर रेगुलेटेड हो या नहीं। और यहाँ पे ओरिजिनेटर को सिक्योरिटाइज पूल का कम से कम 10% होल्ड करना जरूरी है। साथ ही अगर रिसीवेबल्स का मैच्योरिटी पीरियड 2 साल या उससे कम है तो फिर यहाँ पे मिनिमम होल्डिंग 5% रखी गई। आगे बताया गया कि जो लोन्स 2 साल या उससे कम टेन्योर के हैं उन्हें सिक्योरिटाइज करने से पहले कम से कम 3 मंथ्स होल्ड करना पड़ेगा। साथ ही अगर लोन का टेन्योर 2 साल से ज्यादा है तो ओरिजिनेटर को उन्हें कम से कम 6 मंथ्स तक होल्ड करना होगा बिफोर सिक्योरिटाइजेशन। और यहाँ पे सेबी ने ओरिजिनेटर्स के लिए एक ऑप्शनल क्लीन अप कॉल अलाउ किया जिसमें वो ओरिजिनल एसेट वैल्यू का 10% तक रीपर्चेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपको सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता है? देखिए सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट डेट जैसे कि लोन्स, मॉर्गेजेस या रिसीवेबल्स को पुल करके बनाया जाता है। नेक्स्ट इस प्रोसेस को सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं जिसमें बैंक्स या ओरिजिनेटर्स अपने इलिक्विड एसेट्स को लिक्विड बनाकर इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। साथ ही यहाँ पे सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट से ओरिजिनेटर्स को एक्स्ट्रा फंडिंग सोर्स मिलता है, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रिटर्न मिलता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग डेट पूल। नेक्स्ट बोला गया कि सेबी ने मई 2025 में केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज के लिए एक इन्वेस्टर चार्टर भी लॉन्च किया, और इस चार्टर में इन्वेस्टर सर्विसेज, उनके राइट्स और यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल का कंप्लीट डिटेल दिया गया। क्लियर हो गया? इतना ही था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, SEBI relaxes skin in the game rules for mutual fund employees. The changes replace the July 2021 framework which require how much percentage of senior executive salary to be paid in units of schemes they manage? इसका आंसर बताया गया 20%। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए इन्वेस्टमेंट रूल्स को रिलैक्स किया, और ये पहले जुलाई 2021 में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को अपनी सैलरी का 20% एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के स्कीम्स में इन्वेस्ट करना जरूरी था। उसके बाद बताया गया कि अब नया स्लैब बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम लागू किया गया। यह बोला गया कि स्लैब 0 में जिन एम्प्लॉयज की ग्रॉस कॉस्ट ऑफ कंपनीज 25 लाख से कम है उन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट बताया गया कि स्लैब 1 में जिनकी कॉस्ट टू कंपनी 25 लाख से 50 लाख के बीच है उन्हें अपनी ग्रॉस सीटीसी का 10% स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा, और अगर एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स को एक्सक्लूड किया जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट 12.5% हो जाता है। उसके बाद बताया गया कि स्लैब 2 में जिनकी सीटीसी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है उन्हें 14% इन्वेस्ट करना होगा। साथ ही एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स को एक्सक्लूड करने पर यह परसेंटेज 17.5% हो जाता है। नेक्स्ट बोला गया कि स्लैब 3 में जिनकी सीटीसी 1 करोड़ से ऊपर है उन्हें 18% इन्वेस्ट करना होगा, और एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स एक्सक्लूड करने पर यह रिक्वायरमेंट 22.5% हो जाती है। उसके बाद बताया गया कि एम्प्लॉयज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इसमें पहला कैटेगरी ए में आते हैं सीईओज, देन चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, देन फंड मैनेजर्स और यहाँ पे की इन्वेस्टमेंट स्टाफ,
और बोला है कि इन्हें अपनी CTC के हिसाब से स्लैब सिस्टम फॉलो करना होता है। उसके बाद बताया गया कि कैटेगरी बी में वो एम्प्लॉयज आते हैं जो CEO को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं या नॉन इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। और बोला गया कि कैटेगरी बी के एम्प्लॉय सिर्फ स्लैब 0 या फिर स्लैब 1 के रूल्स फॉलो करेंगे, चाहे उनकी CTC कितनी भी हो। नेक्स्ट बोला गया कि जो एम्प्लॉयज लिक्विड फंड स्कीम मैनेज करते हैं उन्हें सिर्फ स्लैब 1 के रूल्स फॉलो करने हैं, चाहे उनकी CTC ज्यादा हो। उसके बाद बोला गया कि रिटायरमेंट पर अगर एम्प्लॉय अपनी सुपर एनुएशन एज पर रिटायर करता है तो लॉक इन पीरियड वेव हो जाता है और ये वेवर क्लोज्ड एंड स्कीम पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट बताया गया कि जो लोग अर्ली रिटायर या फिर रिजाइन करते हैं उनके लिए लॉक इन पीरियड कम कर दिया गया और यहाँ पे उनका लॉक इन पीरियड 1 साल के बाद खत्म हो जाएगा या असली 3 साल का लॉक इन पूरा होने पर, जो भी यहाँ पहले हो। अब यहाँ पे कुछ ट्रांसपेरेंसी मेजर भी लिए गए, यानी कि हमें पता तो होना चाहिए कि यहाँ पे कितना स्किन इन द गेम है। सो यहाँ पे AMCs को अब ये डिस्क्लोज करना होगा कि यहाँ पे डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज ने कितना कंपेंसेशन स्कीम यूनिट्स में इन्वेस्ट किया। साथ ही ये डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स पर करना होगा और ये 15 दिन के अंदर हर फाइनेंशियल क्वार्टर के एंड के बाद करना जरूरी है। अब मैं आपको ये जो नए स्लैब निकाले गए उसका समरी बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए स्लैब 0 में 25 लाख से कम CTC वालों के लिए है और यहाँ पे उन्हें कोई मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद स्लैब 1 में 25 लाख से 50 लाख CTC वालों के लिए 10% इन्वेस्टमेंट चाहिए और यहाँ पे ESOP एक्सक्लूड करने पर 12.5%। नेक्स्ट यहाँ पे स्लैब 2 में जिसमें 50 लाख से 1 करोड़ तक की CTC वालों के लिए 14% इन्वेस्टमेंट चाहिए और यहाँ पे ESOPs एक्सक्लूड करने पर 17.5%। और यहाँ पे स्लैब 3 में 1 करोड़ से ऊपर CTC वालों के लिए 18% इन्वेस्टमेंट चाहिए और ESOPs एक्सक्लूड करने पर 22.5%। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। सो ये था हमारा RBI ग्रेड बी 2025 के लिए सेबी एंड अदर रेगुलेटर का सर्कुलर एंड रिपोर्ट्स का वीडियो। आई होप इससे आपको RBI ग्रेड बी एग्जाम के लिए मदद मिलेगी। अब यहाँ पे इस PDF की बात करें तो ये PDF आपको वेबसाइट या फिर ऐप में मिलेगा या फिर आप हमारे अफेयर्समैन RBI के YouTube चैनल में सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन बटन में RBI मंथली करंट अफेयर्स एंड ICT ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो और अब वहाँ पे भी आपको PDF का एक्सेस मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन योर नेक्स्ट वीडियो।